नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। उन्होंने माइकल पर जो प्रभाव डाला वह स्पष्ट था। परजीवी। इससे उसे एक ऐसे परजीवी की याद आ गई जिसके बारे में उसने कभी पढ़ा था। स्पाइनोकोडोर्स टेलिनी, घोड़े के बालों का कीड़ा। इससे कीड़े संक्रमित हो गए, जिनमें सबसे आमतौर पर टिड्डे और झींगुर थे। दूषित पदार्थ के सेवन से यह संक्रमण उनके शरीर में प्रवेश कर गया। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। जीव सामान्य रूप से भोजन करते, चलते फिरते और जीवन जीते रहे। लेकिन परजीवी बढ़ता गया। यह मेजबान के शरीर के भीतर गुहा में भोजन करता रहा और कुंडली बनाकर पोषक तत्वों को अवशोषित करता रहा, साथ ही छिपा भी रहा। और जब ये परिपक्व हो गया तो इसने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। संक्रमित कीट, जो अपने पूरे जीवन में सहज रूप से पानी से दूर रहता था, का व्यवहार बदल गया। वह बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर भटकने लगा, अजीब अजीब अंतरालों पर रुकने लगा। खतरे के प्रति उसकी जागरूकता खत्म हो गई। फिर स्वाभाविक रूप से यह पानी के पास पहुंच गया और वह उछल पड़ा। कीट ने स्वयं को डुबो लिया, सहज प्रवृत्ति से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसके अंदर मौजूद परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए पानी की आवश्यकता थी। एक बार पानी में डूबने के बाद कीट डूबे हुए शरीर से बाहर निकल आया और पीछे केवल एक खोखला खोल छोड़ गया। माइकल ने सेड्रिक, लुसियन और अलारिक को घूर कर देखा। ये तुलना बेहद स्पष्ट रूप से और भयावह ढंग से सामने आई। वे फिर भी आगे बढ़े। वे अब भी सांस ले रहे थे। वे अब भी बोलने पर जवाब देते थे, लेकिन उनके अंदर कुछ पहले ही जड़ पकड़ चुका था। कुछ धैर्यवान, कुछ प्रतीक्षा कर रहा है। सत्य की दृष्टि से उसने सेड्रिक की त्वचा के नीचे छोटे छोटे चेहरों को बदलते हुए देखा। वे अलग अलग जीव नहीं लग रहे थे, बल्कि किसी बड़ी चीज के टुकड़े लग रहे थे जो मांस के नीचे लगातार पुनर्व्यवस्थित हो रहे थे। माइकल ने उनकी दृष्टि की दिशा का अनुसरण किया। अनंत गोधूली बेला दूर तक फैली हुई थी। जमीन के नीचे क्रिस्टलीय नसें हल्की हल्की स्पंदित हो रही थीं। उस दिशा में कहीं न कहीं स्रोत था। उत्पत्ति, परजीवी को जिस पानी की आवश्यकता थी, या फिर इसका उल्टा, वह जगह जो उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। हलचल उसकी अनुभूति की सीमा में प्रवेश कर गई। कुछ लोग एक दूर स्थित पहाड़ी श्रृंखला को पार कर रहे थे। वे सीधी रेखा में आगे बढ़े। उनके बूट बिना किसी हिचकिचाहट के क्रिस्टल जैसी नसों वाले पत्थर पर रगड़ खाते रहे। उनके हथियार उनके बगल में लटके हुए थे। उनकी निगाहें सामने की ओर टिकी हुई थीं। माइकल ने उनके कवच को पहचान लिया। एक अन्य अभियान दल। उसने उन्हें कुछ घंटे पहले ही देखा था। सतर्क, सावधान, पूरी तरह सचेत। अब वे नींद में चलने वालों की तरह चल रहे थे। दूर स्थित उन अज्ञात आकृतियों पर किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। किसी ने भी माइकल या उसके समूह की ओर नहीं देखा। वे बस उसी अनदेखे गंतव्य की ओर आगे बढ़ते रहे। माइकल के माथे पर शिकन और गहरी हो गई। ये पहली बार नहीं था। उसने पहले भी कुछ एकाकी व्यक्तियों को देखा था। हमेशा वे ही होते थे जिन्होंने उन गोलों को आत्मसात कर लिया होता था, हमेशा एक ही दिशा में बहते हुए। यह अब महज संयोग नहीं था। उसके बगल में एरियन की सांसें अनियमित हो गईं। उसने अपने ज्वाला शेर की लगाम पर अपनी पकड़ और कस ली। जानवर उसके ठीक बगल में खड़ा था। अंगारों जैसे लाल फर के नीचे उसकी मांसपेशियां तनी हुई थीं और उसकी सुनहरी आंखें अपने स्वामी और पीछे हटते हुए लोगों के बीच बार बार घूम रही थीं। वह उसके डर को महसूस कर सकता था। माइकल को दया की एक हल्की सी भावना महसूस हुई। एक क्षणिक नासमझी के कारण वह पहले ही अपने दो अनुबंधित पशुओं को अधिक शक्तिशाली निर्जीव प्राणियों के हाथों खो चुकी थी। अब उसके भीतर कुछ और भी बुरा पनपने लगा था। उसने अपना ध्यान वापस सेड्रिक, लुसियन और अलारिक पर केंद्रित कर लिया। कुछ सेकंड तक कुछ भी नहीं बदला। फिर सेड्रिक आगे बढ़ा। ल्यूसियन ने उनका पीछा किया। अलारिक भी उनके साथ चला गया, पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड। माइकल की आंखें तेज हो गईं। सेड्रिक, कोई जवाब नहीं। ल्यूसियन, कुछ नहीं। अलारिक, जरा भी हलचल नहीं। वे उसके पास से गुजरते हुए दूर क्षितिज की ओर चल पड़े। एरियन की आवाज कांप रही थी। वे भी जा रहे हैं। माइकल सीधे उनके रास्ते में आ गया। सेड्रिक रुका नहीं। उसने अपना कोण थोड़ा सा बदला और बिना किसी को बताए उसके चारों ओर घूमने की कोशिश की। माइकल ने अपनी माना शक्ति को मुक्त कर दिया। यह एक नियंत्रित लहर की तरह बाहर की ओर फैल गया और तीनों पुरुषों पर अदृश्य दबाव की तरह छा गया। एक दमनकारी क्षेत्र, नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं, रोकने के लिए पर्याप्त। उनके शरीर बीच रास्ते में ही रुक गए। मांसपेशियां तन गईं। त्वचा के नीचे नसें हल्की हल्की उभर आईं। सत्य की दृष्टि से देखने पर उनके शरीर के नीचे छिपे चेहरे तुरंत प्रतिक्रिया करने लगे। वे हिंसक रूप से हिलने लगे, मानो उसका विरोध कर रहे हों। सेड्रिक का पैर कांप रहा था। फिर आगे बढ़े, धीरे से, दबाव के विरुद्ध। ल्यूसियन और अलारिक ने भी ऐसा ही किया। माइकल ने दबाव बढ़ा दिया। हवा घनी हो गई। फिर भी वे आगे की ओर झुके रहे। एरियन ने अपना मुंह ढक लिया। भय से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। माइकल ने इसे फिर से बढ़ा दिया। सेड्रिक का घुटना खतरनाक कोण पर मुड़ गया। हड्डी से हल्की सी चरमराहट की आवाज आई। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ल्यूसियन के कंधे में हल्की चोट आई। उसकी आस्तीन से खून रिस रहा था। फिर भी वह धीमा नहीं हुआ। अलारिक का टखना मुड़ गया। उसकी एड़ी पत्थर पर घिसट गई। वे आगे बढ़ते रहे। माइकल को तुरंत समझ आ गया, अगर वह उन्हें इसी तरह पकड़े रखता तो वे हिलते डुलते रहने के लिए अपने शरीर को ही नष्ट कर देते। उसने मैदान छोड़ दिया। दबाव गायब हो गया। वे एक बार लड़खड़ाए, फिर संभले और आगे बढ़ते रहे मानो कुछ हुआ ही न हो। माइकल उन्हें जाते हुए देखता रहा। मैंने धुंधले क्षितिज के सामने उनकी पीठों को परछाइयों में तब्दील होते देखा। उसके बगल में एरियन टूट गई। उसका ज्वाला सिंह उसके करीब सरक गया, अपना सिर उसके कंधे के पास झुका लिया और धीरे से गुर्राने लगा। वह कारण तो नहीं समझ पा रहा था, लेकिन पीड़ा को जरूर समझ रहा था। एरियन ने अपना सीना पकड़ लिया। उसकी सांसें सिसकियों में बदल गईं। मुझे उनकी बात सुन लेनी चाहिए थी। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। गरिमा का त्याग हो गया। मैंने उन्हें और अधिक शक्तिशाली होते देखा। मैंने उन्हें उन गोलों को अवशोषित करते देखा और कुछ नहीं हुआ। वे और बेहतर लड़े और तेजी से आगे बढ़े।
और मैंने सोचा कि मैं ही अकेला मूर्ख हूँ जो स्थिर खड़ा हूँ। उसके कंधे बुरी तरह कांप रहे थे। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। ज्वाला शेर उसके और करीब आ गया। उसकी गर्माहट ने उसे सुकून दिया और उसकी पूंछ बेचैनी से फड़फड़ाने लगी। माइकल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह उसे समझ गया। दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखने का दबाव, जबकि आप पीछे रह गए। वह इसे भलीभांति समझता था, लेकिन उनके विचार पहले ही कहीं और चले गए थे। उसने भी साधना के गोले का इस्तेमाल किया था। ज्यादा नहीं, लापरवाही से नहीं, लेकिन उसने ऐसा किया था। अंतर इस बात में था कि यह कैसे किया गया। माइकल ने अपनी निगाहें थोड़ी नीचे कर ली। उसे अपनी आत्मा की गहराई में एक हल्की सी पीड़ा महसूस हो रही थी। उसे पहला गोला याद था। उसे वे चेहरे याद थे। उन्हें इस पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने लिली के कानून के माध्यम से इसे जबरदस्ती लागू करवा लिया था। उसकी हड़पने की प्रवृत्ति, एक ऐसा नियम जो सार तत्व से युक्त किसी भी चीज को भस्म करने में सक्षम है, उसे तोड़ मरोड़ कर उसके शुद्धतम घटकों तक पहुंचा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह तत्व मांस, क्रिस्टल, जहर या किसी अन्य अनपेक्षित स्रोत से आया हो। अगर उसमें कुछ सार होता तो उसे खाया जा सकता था। कानून की सीमा ही उसकी अपनी सीमा थी। माइकल ने उस प्रक्रिया के माध्यम से गोले को जबरदस्ती गुजारा था। जब वह पूरी तरह से खा लिया गया, शुद्ध कर दिया गया और कम कर दिया गया, तभी उसने शेष भाग को आत्मसात किया। और यह अंतर निर्विवाद था। उसकी त्वचा के नीचे कोई चेहरा दिखाई नहीं दिया, कोई कीट संक्रमण नहीं। जब उसने स्वयं पर सत्य की आंख का प्रयोग किया तो उसे केवल अपना ही रूप दिखाई दिया। उससे भी अधिक, उसकी आत्मा में जो दरार थी वह ठीक हो गई थी। पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन नरम पड़ गया। अवशोषित सार तत्व ने आंशिक रूप से क्षति की भरपाई कर दी थी। इसका प्रमाण तुरंत सामने आ गया। कई दर्जन अनुबंध स्लॉट पुनः प्राप्त हो गए थे। माइकल एरियन के बगल में घुटनों के बल बैठ गया। उसका ज्वाला शेर उसे ध्यान से देखता रहा, लेकिन उसने हस्तक्षेप नहीं किया। उसने अपना हाथ मजबूती से उसकी पीठ के ऊपरी हिस्से पर रखा। सांस लो, उसने धीमी आवाज में कहा। उसने प्रयास किया, असफल। फिर से प्रयास किया। मुझे पता था कि यह गलत है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे पता था कि यह बहुत आसान था, लेकिन हर बार जब कुछ नहीं होता था तो ऐसा लगता था कि मैं ही अकेली काया हूँ। उसकी उंगलियां शेर की गर्दन के बालों में और कस गईं। मैं लगातार पीछे नहीं रह सकता था। माइकल ने अपनी आवाज को शांत रखा। मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? उन्होंने वादा नहीं किया। मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसके लिए इतना ही काफी था। उसकी सांसें थोड़ी स्थिर हो गईं। उसकी भावनाओं में आए बदलाव को भांपते हुए ज्वाला शेर थोड़ा शांत हो गया। माइकल की निगाहें एक बार फिर क्षितिज पर टिक गईं। उनके चेहरे के भाव सख्त हो गए। वह उसकी मदद कर रहा था। वह इतना उदासीन नहीं था कि उसे जलते हुए देखता रहे, लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं था। उनकी आत्मा की स्थिति उनके लिए किसी भी चीज से ज्यादा मायने रखती थी। ऊपर चढ़ने के लिए इसकी सख्त जरूरत थी, और उसने जो टुकड़ा निगल लिया था वह पहले ही एक अकाट्य बात साबित कर चुका था। इससे उसका स्वास्थ्य सुधर सकता है, पूरी तरह से नहीं, लेकिन इतना काफी है कि मायने रखता है। यदि कोई अंश ऐसा कर सकता है तो फिर स्रोत के बारे में क्या? उनके विचार और भी तीक्ष्ण हो गए। झिझक बनी रही। वह खतरे को समझता था। अगर इस विनाश से दूसरों में भी संक्रमण फैल सकता है तो इसका मूल कारण कहीं अधिक भयावह हो सकता है। लेकिन झिझक का मतलब समय भी था, और समय के साथ साथ और भी अनिश्चित बदलाव आए। किसी भी सूरत में वह तुरंत खंडहर को नहीं छोड़ सकता था, जिसका मतलब था कि उसके पास केवल एक ही विकल्प था, आगे बढ़ें और स्रोत का पता लगाएं। खंडहर के भीतर गहराई में, क्रिस्टल जैसी नसों वाले मैदानों और संक्रमितों की भटकती आकृतियों से बहुत दूर, वह अजीब इमारत खामोशी से खड़ी थी। इसमें खिड़कियां नहीं थीं, बाहर से दिखाई देने वाले कोई दरवाजे नहीं थे, फिर भी इसका आंतरिक भाग मौजूद था। अंदर का वातावरण उमस भरा था और उस कक्ष में हंसी की गूंज सुनाई दे रही थी। ये पूरे कमरे में फैल गया और कक्ष के केंद्र में एक आकृति पड़ी हुई थी। शरीर स्थिर था, आंखें खुली हुई थीं, उनमें कोई फोकस नहीं था। गिरी हुई आकृति के चारों ओर कई अन्य लोग खड़े थे। उन्होंने एक वृत्त बनाया, समान दूरी पर। उनकी मुद्रा सीधी थी, उनके सिर थोड़े नीचे झुके हुए थे, मानो वे किसी पवित्र चीज का अवलोकन कर रहे हों। उनमें से किसी ने कुछ नहीं कहा। उनके चेहरे शांत थे, भावहीन। उनकी त्वचा के नीचे हल्की विकृतियां बदलती रहीं। सैकड़ों वर्षों के बाद इस मनहूस जगह को छोड़ने का मेरा सपना आखिरकार पूरा होने के करीब है। वह आवाज किसी मुख से नहीं निकली, वह आवाज हवा से ही निकली थी। जमीन पर पड़ी आकृति हल्की सी हिली, उंगलियां बिना किसी दिशा के मुड़ती और खुलती रहीं। आवाज गूंजती रही, मानो उस पल का स्वाद चख रही हो। ये शरीर, एक विराम, ये सबसे अच्छा नहीं है। लेटी हुई आकृति की छाती असामान्य रूप से धीरे धीरे और स्थिर रूप से ऊपर उठी। लेकिन इन सब के बाद अंतिम चरण से पहले मुझे थामे रखने के लिए ये काफी अच्छा है। खड़ी हुई आकृतियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनकी सांसों में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उनकी त्वचा के नीचे हल्की हलचलें और अधिक सक्रिय हो गईं, सरकती हुई, एकत्रित होती हुई, उनके मूल की ओर अभिसरित होती हुई। अपनी कैद के बाद पहली बार मैं इस खंडहर को छोड़कर जा रहा हूँ। ये शब्द विजय प्रधान नहीं थे। उन्हें पूरा यकीन था, ये पहले ही तय हो चुका था और शुरू भी हो चुका था। लेकिन किसी भी पात्र को मेरी शक्ति सहन करने में सक्षम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये कवच ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। इसमें सुधार करना होगा। खड़ी हुई आकृतियां थोड़ी सी हिल गईं। उन सभी की बुनियाद एक ही है। आवाज शरीरों के बीच से गुजरी। वे कुछ बेहतर बनाएंगे। इसके बाद सन्नाटा छा गया। निरर्थक चुप्पी नहीं, आशा भरी खामोशी। फिर आदेश आया, खुद को मार डालो। खड़ी हुई आकृतियां तुरंत हिलने लगीं। एक ने अपना हाथ उठाया। बिना किसी झिझक के उसकी उंगलियां उसके अपने गले में घुस गईं। मांस फट गया, खून बहा। उसने न तो चीख मारी और न ही विरोध किया। एक और व्यक्ति ने उसका अनुसरण किया। उसका हाथ धीरे धीरे घिसते हुए दबाव के साथ उसकी अपनी छाती में घुस गया और पसलियों को भेदता हुआ आगे बढ़ गया। हड्डी टूट गई, खून बहा, फिर भी वह चुप रहा। तीसरे पक्षी ने अपना सिर तेजी से झुकाया। उसकी गर्दन बहुत ज्यादा मुड़ गई थी। एक साफ अंतिम विराम। एक एक करके उन्होंने खुद को नष्ट कर लिया।
उनके शरीर अंदर की ओर धंस गए, सार तत्व मुक्त होकर बह निकला। क्रिस्टलीय शिराएं और भी अधिक चमकने लगीं। केंद्र में लेटी हुई आकृति बुरी तरह कांप उठी। उसकी छाती फूल गई, रह गया, पुनः विस्तारित किया गया, फिर हवा से ही एक परछाई उभरी। ये गिरे हुए जहाजों के ऊपर इकट्ठा हो गया, अदृश्य गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचे गए धुएं की तरह कुंडलित हो गया। एक पल के लिए वह हवा में मंडराता रहा, फिर सीधे केंद्र में स्थित शरीर में जा घुसा। जमीन पर लेटा हुआ व्यक्ति कांपने लगा। उसकी पीठ हिंसक रूप से मुड़ गई। उंगलियों ने पत्थर के फर्श पर इतनी जोर से खरोंच मारी कि उसमें दरार पड़ गई। उसका मुंह चौड़ा खुल गया, लेकिन कोई चीख नहीं निकली। उसकी त्वचा के नीचे कुछ हलचल हुई। मांस के नीचे मौजूद धुंधली विकृतियां मोटी होती गईं, आपस में विलीन होती गईं और केंद्र की ओर अंदर की ओर धंसती चली गईं। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ, फिर शरीर ने सांस ली। उसकी उंगलियां फड़कने लगीं, हंसी फिर लौट आए, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आखिरकार अचानक खंडहर हिल उठा। जमीन के नीचे क्रिस्टल की नसें हिंसक रूप से भड़क उठी और हवा एक गहरी घर्षण वाली प्रतिध्वनि के साथ कांप उठी जो सभी दिशाओं में फैल गई। मैदानी इलाकों में संक्रमित लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वो भागे। जो आकृतियां कभी धीमी बेसुध चाल से चलती थीं, वे अब बेतहाशा तेजी से क्रिस्टल जैसी नसों वाले पत्थरों पर दौड़ने लगीं। उनकी जल्दबाजी में उनके शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। सभी एक ही स्थान की ओर, इमारत, वे हर दिशा से आ रहे थे, मानो चुंबक की ओर खींचे चले लोहे की तरह एक जगह आकर मिल रहे हों। कक्ष के अंदर शरीर उठ खड़ा हुआ, धीरे धीरे, अस्थिर रूप से। जैसे ही बर्तन में नई ताकत का संचार हुआ, वह अपने आप सीधा खड़ा हो गया। जोड़ों से चटकने की आवाजें आईं। वह पात्र मानव निर्मित था। खैर, ज्यादातर इंसानों में ही, कम से कम आकार में तो ऐसा ही है। लंबा, पतला, उसकी त्वचा इतनी पीली थी कि वह लगभग पारदर्शी लग रही थी। सतह के नीचे क्रिस्टलीय नसें धुंधली सी दिखाई दे रही थी, जो मंद आंतरिक प्रकाश से स्पंदित हो रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह खुल गईं। काला, अंधेरा नहीं है, काला। वहां न तो श्वेतकोश था, न ही आंख की पुतली, केवल अतः शून्य। उसने अपनी उंगलियां मोड़ी, कमजोर। उसने धीरे से कहा। उसने बाहर निकलने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया। वह बाहर निकल गया। सदियों में पहली बार यह उस जाल जैसी इमारत के बाहर खड़ा था। ऊपर अंतहीन गोधूली बेला फैली हुई थी। उसने फिर से सांस ली। एक गहरी सांस लें, यही तो स्वतंत्रता है। तभी दो सेनाएं नीचे उतरी। वे बिना किसी पूर्व सूचना के आ गए। एक तेज धार वाला, एक परम सत्य, तलवार की ऊर्जा का एक तेज झोंका हवा को चीरता हुआ, अदृश्य होते हुए भी अकाट्य आकृति की गर्दन की ओर गिरते हुए अंतरिक्ष को ही संकुचित कर रहा था। उसी क्षण ऊपर से एक दूसरी शक्ति ने प्रहार किया। शाही ऊर्जा एक कुचलने वाली शक्ति में संघनित हो गई, इतनी भारी कि गुरुत्वाकर्षण को भी विकृत कर दे। दो हमले, बिल्कुल सही समय पर और बिल्कुल घातक। उस आकृति ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसका सिर थोड़ा सा घूम गया। उसका हाथ अनायास ही ऊपर उठा। हमलों ने तबाही मचा दी और सब कुछ नष्ट कर दिया। तलवार की ऊर्जा एक अचल दीवार से टकराते कांच की तरह चकनाचूर हो गई। उसके टुकड़े मांस तक पहुंचने से पहले ही गायब हो गए। शाही दबाव भीतर की ओर सिमट गया, कुचलकर मिट गया, मानो वह कभी अस्तित्व में ही न रहा हो। वह आकृति हिली नहीं, लेकिन इसके पीछे वाली इमारत बच नहीं पाए। विलंबित बल उससे आगे निकल गया और संरचना से टकरा गया। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ, फिर पूरी इमारत ढह गई। सदियों तक कायम रहने वाली वह संरचना पल भर में धूल में तब्दील हो गई, निर्जीव हवा द्वारा उड़ाए जा रहे टुकड़ों में तब्दील हो गई। इसके बाद सन्नाटा छा गया। उस आकृति ने धीरे धीरे अपना हाथ नीचे कर लिया। उसकी काली आंखें आगे की ओर घूम गईं। कुछ दूरी पर दो आकृतियां खड़ी थीं। अपरिचित, एक व्यक्ति सीधा खड़ा था, शरीर की मुद्रा सधी हुई थी और उसकी उपस्थिति में स्वाभाविक अधिकार झलक रहा था। दूसरा व्यक्ति थोड़ा पीछे और बगल में खड़ा था, आरामदेह, संतुलित। उसका एक हाथ ढीले ढाले ढंग से उसकी बगल में टिका हुआ था। बिना हथियार निकाले भी उससे तलवार की शक्ति का संचार हो रहा था, जो अदृश्य होते हुए भी काटने के लिए पर्याप्त तीक्ष्ण थी। दोनों युवा और शक्तिशाली थे। अगर माइकल यहाँ होता तो वह उन्हें तुरंत पहचान लेता। 10वां राजकुमार और रेन, उनके बीच धूल उड़ने लगी। एक पल के लिए कोई नहीं हिला, फिर उस आकृति ने मुस्कुरा दिया। उसके होंठ धीरे धीरे फैल गए और उस पात्र के भाव अपरिचित थे जिसने उसे धारण किया था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप दोनों ही काफी उच्च कोटि के हैं, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज दूर तक आसानी से सुनाई दी। उन शब्दों का अर्थ सरल था, उच्च ग्रेड। इसने उन्हें विरोधियों या लोगों के रूप में नहीं, बल्कि पात्रों के रूप में देखा। एक नज़र में ही यह उनकी आत्माओं और शरीरों की संरचना, उनकी नींव की अखंडता, उनकी नसों की स्थिरता और उनके सार के घनत्व को समझ सकता था। इनमें से कोई एक पात्र अकेले ही उसकी आत्मा को धारण करने के लिए पर्याप्त था, उसे इस विनाश से परे ले जाने के लिए पर्याप्त था, और यदि समय दिया जाता तो दोनों में से कोई भी पात्रों से ठीक होने और संभवतः कारावास से पहले की तुलना में अधिक शक्ति प्राप्त करने में सक्षम बना सकता था। ये गलत नहीं था। लायनहॉर्ट राज्य का 10वां राजकुमार और रेन साधारण नहीं थे। उनमें से एक में राजघराने का खून था। 10वां राजकुमार लायनहॉर्ट राज्य का सबसे प्रिय राजकुमार था, इसलिए उसे संसाधनों की कभी कमी नहीं हुई। जन्म से ही दुर्लभ औषधियों, संरक्षित साधना विधियों और पैतृक विरासत के माध्यम से उसकी नींव मजबूत हुई थी। उसके शरीर में पीढ़ियों से चली आ रही वंश परंपरा थी। दूसरा वाला अलग था। रेन का न तो कोई शाही वंश था और न ही कोई विशाल विरासत। जन्म से ही उन पर संसाधनों का अंबार नहीं लगा था, फिर भी उनके भीतर कुछ दुर्लभ चीज मौजूद थी। तलवारबाजी की जड़, ये रक्तपात या धन से प्राप्त होने वाली कोई चीज नहीं थी। नहीं, यह ऐसी कोई चीज थी जिसे खरीदा या हस्तांतरित किया जा सके। यह उस गहन समझ से उत्पन्न होती थी जिसमें तलवार हथियार न रहकर आत्मा का हिस्सा बन जाती थी। उनकी नींव साफ सुथरी, शुद्ध, तीक्ष्ण और कुछ मायनों में श्रेष्ठ भी थी। किसी भी युग में राजकुमार जैसे लोग आमतौर पर देखने को मिलते थे, लेकिन रेन जैसे व्यक्ति फीनिक्स के पंखों की तरह दुर्लभ थे। वे सचमुच असाधारण थे। व्यक्तिगत रूप से दोनों ही असाधारण थे। वे दोनों एक साथ बिल्कुल परिपूर्ण थे। एक ने स्थिरता और वंशानुक्रम प्रदान किया, दूसरे ने पवित्रता और दिव्यता प्रदान की। दोनों में से कोई भी पात्र के रूप में काम कर सकता है। दोनों का उपयोग एक और भी बड़ा पात्र बनाने के लिए सामग्री के रूप में किया जा सकता है। खंडहर हो चुके मैदान पर 10वें राजकुमार को अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई।
वह इसका कारण नहीं बता सका। वहां न तो हत्या का कोई स्पष्ट इरादा था और न ही कोई जबरदस्त दबाव, फिर भी उस आकृति की निगाहों ने उसकी अंतरात्मा को झकझोर दिया। उसके बगल में बैठे रेन को भी ऐसा ही महसूस हुआ। उसकी उंगलियां तलवार के मूठ पर थोड़ी और कस गईं। लकड़ी की पकड़ जानी पहचानी थी। बचपन से अपने साथ रखी लकड़ी की तलवार के अवशेष को संरक्षित कर उसके शिक्षक द्वारा उपहार में दी गई इस तलवार में एकीकृत कर दिया गया था और इसके संचित ज्ञान ने इसे साधारण स्टील से कहीं अधिक असाधारण चीज में बदल दिया था। न तो उन्होंने कुछ कहा और न ही हिचकिचाए और फिर से हमला कर दिया। इस समय जिसकी भी आंखें थीं, वो समझ सकता था कि यह अजीबोगरीब आकृति ही खंडहर में फैली पूरी स्थिति का कारण थी और यह खबर किसी भी तरह से अच्छी नहीं थी। उन्होंने इस बार बिना किसी रोक टोक के हमला किया। 10वें राजकुमार ने सबसे पहले चाल चली। उसकी तलवार एक सहज और नियंत्रित गति से म्यान से बाहर निकली। ब्लेड हल्की सी चमक रहा था। उसकी सतह पर प्राचीन काल की बनी हुई नालियां थीं जो बिना किसी प्रतिरोध के ऊर्जा का संचालन करने के लिए बनाई गई थीं। यह उनकी चाची द्वारा उनके अभियान के लिए दिया गया एक उपहार था, एक हथियार जो विशेष रूप से उनके लिए राज्य के खजाने से लिया गया था। यह कोई साधारण खजाना नहीं था। तलवार के भीतर सीमित मात्रा में पुनः प्राप्त करने योग्य ची ऊर्जा का भंडार था। हर बार जब इसे निकाला जाता था तो वह ची ऊर्जा जागृत और निर्देशित हो जाती थी और फिर धीरे धीरे समय के साथ बहाल हो जाती थी। ये कभी लायनहॉर्ट साम्राज्य के दूसरे राजा का था, जो तलवारबाजी के मार्ग पर चलने वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उनके हाथों में इस हथियार ने युद्ध के मैदानों और किंवदंतियों दोनों में अपनी छाप छोड़ी, जब तक कि इसे एक विरासत के रूप में सुरक्षित नहीं रख दिया गया जो इतना मूल्यवान था कि इसे साधारणता पर बर्बाद नहीं किया जा सकता था। लेकिन ये तो इसके मूल्य का केवल एक हिस्सा था। उस तलवार को न केवल एक हथियार के रूप में बल्कि एक माध्यम के रूप में भी गढ़ा गया था। इसकी सतह पर उकेरी गई प्रत्येक नहर को लगभग पूर्ण कुशलता के साथ ची ऊर्जा का संचालन करने के लिए डिजाइन किया गया था। एक कुशल जादूगर के हाथों में यह एक उच्च श्रेणी की छड़ी की तरह काम करती थी, जिससे मंत्रों को तेजी से बनाना, अधिक आसानी से स्थिर करना और कहीं अधिक सटीकता के साथ छोड़ना संभव हो जाता था। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। यही असली वजह थी जिसके चलते उसकी चाची ने उसे वह चीज दी थी। उसे तलवारबाज में बदलना नहीं है, लेकिन जो वह पहले से ही था उसे और अधिक निखारने के लिए। राजकुमार की प्रतिभा की तुलना हमेशा उसकी चाची से की जाती थी और इसका एक कारण था। दोनों की ताकत जादू में निहित थी। हालांकि लायनहॉर्ट वंश केवल जादू को ही प्राथमिकता नहीं देता था, इससे शरीर को मजबूती भी मिलती है। लायनहॉर्ट वंश के लोगों में करीबी मुकाबले की क्षमता की कमी शायद ही कभी होती थी, भले ही उनका प्राथमिक मार्ग तलवारबाजी न हो। और राजकुमार कभी भी किसी एक फायदे पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति नहीं थे। उसने तलवार की नसों में ऊर्जा प्रवाहित की। हथियार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। इसके भीतर समाहित ऊर्जा रक्तवंश से जागृत होकर हलचल में आ गई और उसकी अपनी शक्ति के साथ नियंत्रित प्रवाह में मिल गई। ऊर्जा बिना किसी प्रतिरोध के सुचारू रूप से प्रवाहित हुई और उसके नियंत्रण में स्थिर हो गई। उसका किनारा आकार बदले बिना और भी तीखा होता गया। उसके चारों ओर की हवा संकुचित हो गई। राजकुमार आगे बढ़ा। उसने एक कट लगाया। तलवार की रोशनी का एक अर्धचंद्राकार टुकड़ा बाहर निकला। रेन ने राजकुमार के हमले का पीछा किया और उसके पीछे आकर एक अलग रास्ते से आगे बढ़ा। एक स्ट्राइक ऊपर, एक ही वार में चूक। उस आकृति ने दोनों हमलों को आते हुए देखा। फिर उसने अपना हाथ उठाया। उंगलियों का एक झटका। हवा तेज हो गई। वायु प्रवाह की एक पतली सघन परत, जिसे तब तक संपीड़ित किया जाता है जब तक कि वह एक पारदर्शी अवरोध न बन जाए। राजकुमार की तलवार के अर्धचंद्राकार आकार ने उस पर प्रहार किया और उसे 2 टुकड़ों में बांध दिया। बल 2 हिस्सों में बन गया और दोनों ओर जमीन में हानिरहित रूप से पुनर्निर्देशित हो गया, जिससे 2 हरी खायां बन गई जिनमें से धुआं निकल रहा था जहां क्रिस्टलीय नसें उजागर थीं। रेन का कट कुछ ही देर बाद आया। उस आकृति ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसके सामने की हवा हल्के नीले रंग की बर्फ से चमक रही थी। तुरंत ही बर्फ की एक पतली परत बन गई। रेन की तलवार की ऊर्जा ने उसे भेद दिया। बर्फ में दरार पड़ी लेकिन वह कुछ देर तक टिकी रही। फिर अचानक उसके टुकड़े बिखर गए जो रेजे की तरह उनके बीच की जगह को चीरते हुए बाहर की ओर फैल गए। रेन झुक गया, अपने कंधों को घुमाया और तलवार एक छोटे से घेरे में घूमने लगी। कांच के टुकड़े उसके गले से बाल बराबर दूर से गुजरे और उसके पीछे जमीन में धंस गए। पिघलकर भाप बनने पर उनमें से चटकने की आवाज आई। राजकुमार ने अपनी गति धीमी नहीं की। उसका दूसरा प्रहार तुरंत हुआ। तलवार की ऊर्जा फिर से उमड़ पड़ी और एक ऐसे वार में तब्दील हो गई जो एक बिंदु पर केंद्रित हो गया। उस आकृति के चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। क्रिस्टलीय शिराओं वाली जमीन के नीचे से खींची गई पत्थर की एक शिला के रूप में पृथ्वी ऊपर उठी, जो घनी और मोटी थी और कवच की तरह गहरे खनिजों से ढकी हुई थी। धमाका हुआ और शिलाखंड फट गया, लेकिन उसके पीछे वह आकृति पहले ही आधा कदम आगे बढ़ चुकी थी। उसने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया। बस इतना ही, उसने शांत स्वर में कहा। राजकुमार ने अपने कार्यों से जवाब दिया। उसने फिर से वार किया, इस बार एक चौड़े चाप के साथ जिसने ची को हवा में खींच लिया और एक काटने का क्षेत्र बना दिया। राजकुमार के वार के साथ आगे बढ़ते हुए रेन उस मैदान में घुस गया। उसे आड़ के रूप में इस्तेमाल करते हुए उसकी अपनी तलवार की ऊर्जा एक पतली रेखा में तेज हो गई। 1 कदम, 2, फिर अचानक एक जोरदार प्रहार हुआ। पलक झपकते ही उसकी तलवार उस आकृति की पसलियों पर आ गिरी। उस आकृति ने जवाबी हमला किया। उनके बीच एक ऊर्ध्वाधर ज्वाला प्रज्वलित हुई। रेन की तलवार आग की चपेट में आ गई। उसका हमला एक पल के अंश तक ही रुका, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता रहा। नोक कपड़े तक पहुंच गई। फिर आकृति की त्वचा एक पतली सी रेखा खुल गई। काला खून रिसने लगा। रेन की आंखें तेज हो गईं। उसने इसे काट दिया था। वह आकृति हल्के आश्चर्य के साथ घाव की ओर देखने लगी। फिर वह मुस्कुराया। उसने अपनी हथेली उठाई और हवा में पानी संघनित होकर, मानो कहीं से भी उत्पन्न हुआ हो, एक पतली धारा बन गई जिसने घाव को चारों ओर लपेटकर उसे भर दिया। मांस असामान्य रूप से तेजी से सिकुड़ गया, जिससे केवल एक हल्का निशान रह गया। अच्छा, उसने धीरे से कहा। 10वें राजकुमार ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आप कौन हैं? टूटी फूटी जमीन पर भी उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उस आकृति ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। कुछ क्षण के लिए उसने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर उसके होंठ हल्के से मुड़ गए। आप मुझे इस नाम से पुकार सकते हैं।
ये रुक गया, मानो स्मृति में दबी हुई किसी चीज को चुन रहा हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वेरियन। रेन को अपने हाथों के बाल खड़े होने का एहसास हुआ, जिसका कारण वह बता नहीं सकता था। राजकुमार ने अपनी तलवार पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। वेरियन, उसने स्थिर स्वर में दोहराया, तुमने ही यह विनाश किया है, ये संक्रमण फैलाया है, ये गोले बनाए हैं। उसने इसका खंडन नहीं किया, इसने इसकी पुष्टि भी नहीं की। उसकी काली आंखें धीरे धीरे उनके बीच घूम रही थीं। मुझे इतनी जल्दी ऐसे जहाजों के आने की उम्मीद नहीं थी, वेरियन ने धीरे से कहा। उसकी निगाह राजकुमार की तलवार पर टिकी रही, फिर रेन की पकड़ पर। आपकी बुनियाद मनभावन है। ये शब्द सुनकर रेन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। राजकुमार के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसने अपनी तलवार फिर उठाई। हम यहाँ आपका मनोरंजन करने नहीं आए हैं। वेरियन की मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो गई। हाँ, उसने कहा, मैं जानता हूँ। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया। दुर्भाग्यवश, उसने शांत भाव से आगे कहा, मेरे पास आपका मनोरंजन करने का भी समय नहीं है। इसके बाद दोनों युवकों ने जो देखा वह ये था कि उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वे बेहोश हो गए। कुछ ही देर में उनके शरीर तैरते हुए वेरियन के किनारे पर आ गए और वहीं हवा में लटके रहे। हालांकि जैसे ही वेरियन इस खंडहर को पूरी तरह से सुरक्षित छोड़ने की अपनी तैयारियों को पूरा करने के लिए किसी अन्य स्थान पर जाने वाला था, वह एक विशेष स्थान की ओर मुड़ा और बोला, अब बाहर क्यों नहीं आते? उसने खाली हवा को घूरते हुए कहा। कुछ सेकंड बाद तक कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक कहीं से हरी आंखों वाला एक युवक प्रकट हुआ। तुम काफी संवेदनशील हो, माइकल ने कहा। कुछ मिनट पहले जैसे ही माइकल ने संक्रमण के स्रोत के बारे में संदेह होने पर उसका पीछा करने का फैसला किया, अचानक पूरा क्षेत्र हिंसक रूप से हिलने लगा। हालांकि यह क्षणिक ही रहा, लेकिन इसका प्रभाव गहरा था। जमीन के नीचे मौजूद क्रिस्टलीय नसें भड़क उठी, पहले से कहीं अधिक चमकने लगी, मानो खंडहर के भीतर कुछ जागृत हो गया हो। यह अचानक रुक गया था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह कहीं ज्यादा बुरा था। माइकल और एरियन दोनों ने देखा कि उनके जैसे दर्जनों प्रतिभागी पागलों की तरह एक परिचित दिशा की ओर दौड़ रहे थे। सेड्रिक, लुसियन और अलारिक भी उसी दिशा में गए थे। संक्रमित व्यक्तियों को एक ही दिशा में ले जाया गया था। वे अनुशासन या तालमेल के साथ नहीं दौड़े, वे हताशा में दौड़े। कुछ ठोकर खाकर गिर पड़े, लेकिन तुरंत उठ खड़े हुए। कुछ ने उन जख्मों को नजरअंदाज कर दिया जो किसी सामान्य व्यक्ति को अपाहिज कर देते। क्रिस्टल जैसी साफ जमीन पर खून की पतली धारियां उनके पीछे बह रही थीं। ऐसा लगा मानो किसी चीज ने उन्हें बुलाया हो। माइकल की आंखें सिकुड़ गईं। ये पहले से अलग था। पहले वे अदृश्य धागों से निर्देशित कठपुतलियों की तरह चलते थे, अब वे भागने लगे। उसके बगल में बैठी एरियन अचानक अकड़ गई। माइकल ने इसे तुरंत नोटिस कर लिया। उसकी उंगलियां अपने ज्वाला शेर की लगाम पर इतनी कस गईं कि उसकी उंगलियों के जोड़ पीले पड़ गए। उसकी सांसें फिर से अनियमित हो गईं, लेकिन इस बार यह केवल भय के कारण नहीं था, ये कुछ और ही था। उसकी पुतलियां थोड़ी कांप उठीं। उसकी निगाहें दूर उस दिशा पर टिकी रहीं जहां बाकी लोग गए थे। माइकल के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसने अपनी इंद्रियों का सावधानीपूर्वक विस्तार किया। वहां था एक मामूली उतार चढ़ाव। ये सूक्ष्म था, सामान्य दृष्टि से यह स्पष्ट नहीं हो पाता, लेकिन सत्य की दृष्टि से यह स्पष्ट हो गया। उसकी त्वचा के नीचे की विकृतियां और अधिक सक्रिय हो गई थीं। धुंधले चेहरे अब पहले से कहीं अधिक तेजी से हिल रहे थे, उनकी रूपरेखा पहले से कहीं अधिक स्पष्ट थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि वे दोनों एक ही कॉल का जवाब दे रहे थे। माइकल को अपने सीने में एक ठंडी अनुभूति हुई। एरियन कांप उठी, उसके होंठ हल्के से खुल गए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं, उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। उसने धीरे से एक हाथ उठाया और उसे अपनी छाती पर दबा लिया। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी सांसें अटक गईं। मैं इसे महसूस कर सकती हूँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसे पता भी नहीं चला और उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उसकी गाल पर एक बूंद बह गई, फिर एक और। मुझे समझ नहीं आ रहा, उसने कमजोर आवाज में कहा। मेरे साथ क्या हो रहा है? उसकी पीड़ा को भांपते हुए उसका ज्वाला शेर उसके बगल में सरक गया। उस विशालकाय जानवर ने अपना शरीर उसके और करीब सटा लिया। उसकी गर्माहट उसकी टांग पर फैल रही थी और उसके गले से धीमी गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी, लेकिन वह भी असहज लग रहा था। उसकी सुनहरी आंखें दूर क्षितिज की ओर झपकीं, उस पुकार की ओर। एरियन की पकड़ अनजाने में ही उसके अयाल पर और कस गई। उसके कंधे कांप रहे थे। मैं नहीं जाना चाहती, उसने फुसफुसाते हुए कहा। एक और आंसू बह निकला, लेकिन उसकी आवाज भर्रा गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कोई चीज मुझे अपनी ओर खींच रही है। माइकल उसे ध्यान से देख रहा था। उसका जबड़ा थोड़ा कस गया। समय बिल्कुल सटीक था। जिस क्षण वह जगत कांप उठा, उसी क्षण केंद्र में विद्यमान वस्तु जागृत हो उठी। संक्रमित सभी व्यक्तियों ने प्रतिक्रिया दी थी, जिनमें वह भी शामिल थी। इससे पहले माइकल को केवल यह संदेह था कि उस स्थान पर कुछ गड़बड़ है। अब उसे पूरा यकीन हो गया था। एरियन की प्रतिक्रिया ने इसे किसी भी अन्य चीज से अधिक स्पष्ट रूप से पुष्टि कर दी। उसके अंदर का संक्रमण उस क्षण निष्क्रिय से सक्रिय हो गया जब स्रोत जागृत हुआ, मानो किसी सुख बीज को अंततः पानी मिल गया हो। माइकल की आंखें सिकुड़ गईं। दुर्भाग्यवश उन्हें एहसास हो गया था कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं है। अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो इस बात की प्रबल संभावना थी कि एरियन भी उन अन्य लोगों की तरह हो जाएगी जो गंभीर रूप से संक्रमित प्रतिभागी थे और अब बिना किसी झिझक के उस पुकार की ओर दौड़ रहे थे। और अगर स्थिति और बिगड़ गई तो इससे उसे भी खतरा होने लग सकता है। माइकल ने खुद को जरूरत से ज्यादा आंकने की हिम्मत नहीं की। यह स्थान कभी एक दिवंगत चौथे दर्जे की महाशक्ति का क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ तक कि मरने के बाद भी रैंक 4 का कोई व्यक्ति ऐसे जाल, वसीयत और अवशेष छोड़ सकता है जो रैंक 2 के किसी व्यक्ति को बिना किसी प्रयास के डुबो सकते हैं। जैसे ही ये विचार उसके मन में आए, माइकल ने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश की। एरियन, वह सहम गई, मानो उसकी आवाज ने उसे किनारे से वापस खींच लिया हो। उसकी आंखें नम थीं, उसके होंठ कांप रहे थे। माइकल उसके करीब आया और उसे सहारा देने के लिए मजबूती से उसके कंधे पर हाथ रखा। मेरी बात सुनो, उसने कहा। एरियन ने बड़ी मुश्किल से अपनी भावनाओं को काबू में किया और खुद को क्षितिज की ओर आकर्षित होने के बजाय उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा।
ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे टुकड़ों में तोड़ रहा है। मुझे पता है, माइकल ने धीमी आवाज में जवाब दिया। उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। उन्होंने कहा, पूरी कोशिश करो कि डटे रहो, चाहे तुम्हें कैसा भी महसूस हो उसका अनुसरण मत करो। उसकी सांसें अटक गईं। तुम इसका हल निकाल लोगे? उसने हताशा से पूछा। माइकल ने सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी आत्मा के भीतर गहराई तक प्रवेश किया। उसके हाथ में हथेली के आकार का एक ताबूत प्रकट हुआ, भुला दिए गए व्यक्ति का क्षतिग्रस्त ताबूत। जैसे ही यह बात सामने आए, एरियन एकदम सख्त हो गई। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। ज्वाला शेर ने और भी अधिक जोरदार प्रतिक्रिया दी। उसके सीने की गहराई से एक धीमी, सहज गुर्राहट गूंजी। उसका विशाल शरीर सुरक्षात्मक रूप से उसके सामने झुक गया। उसकी सुनहरी आंखें ताबूत पर टिक गईं, फिर माइकल पर अनिश्चितता और तनाव से भरी हुई। एरियन की उंगलियां अनजाने में ही उसके अयाल में कस गईं, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने उन दोनों को चौंका दिया, क्योंकि अचानक कहीं से एक आकृति प्रकट हो गई। यह अत्यंत सादा था। उन्होंने गहरे रंग का चोला पहना हुआ था। उनका शरीर सीधा और शांत था। ज्वाला शेर ने अपने दांत दिखाए। गर्मी से उसके बाल हल्के से फड़फड़ा रहे थे। एरियन के दिल की धड़कन तेज हो गई। स्पार्टन ने माइकल की ओर अपना सिर थोड़ा झुकाया और उस जानवर की शत्रुता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मेरे स्वामी, स्पार्टन ने शांत स्वर में कहा। उसकी आवाज मधुर और सम्मानजनक थी। मैं आपके लिए क्या करूं? माइकल ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसके साथ रहो, उसने कहा। स्पार्टन की निगाहें एरियन की ओर मुड़ गईं। जैसे ही उसकी नज़र उस पर पड़ी, वह जम सी गई। ज्वाला शेर आधा कदम आगे बढ़ा और खुद को स्पार्टन और अपने स्वामी के ठीक बीच में खड़ा कर लिया। शरीर को सुरक्षात्मक मुद्रा में नीचे झुका लिया, जरूरत पड़ने पर हमला करने के लिए तैयार। माइकल ने अपना हाथ थोड़ा सा ऊपर उठाया। कोई बात नहीं, उसने शांत भाव से कहा। ज्वाला शेर हिचकिचाया। ये पूरी तरह से शांत नहीं हुआ, लेकिन इसने हमला भी नहीं किया। माइकल ने सीधे स्पार्टन की ओर देखा। उन्होंने कहा, उसकी रक्षा करो, उसे स्रोत की ओर बढ़ने मत दो, भले ही वह अपना आपा खो दे। स्पार्टन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसे नहीं पता था कि उसके स्वामी का नियंत्रण खोने का क्या मतलब है, लेकिन वह उसकी रक्षा करेगा, चाहे उसे पसंद हो या न हो। जैसा आपका आदेश हो। माइकल ने अपनी निगाहें दूर क्षितिज की ओर घुमाई, जहां संक्रमित आकृतियां क्रिस्टलीय रिज के पार गायब हो गई थीं। एरियन को स्पार्टन के पास छोड़ने के बाद माइकल ने अपने नियम के अनुसार फेड अवस्था में प्रवेश किया। उसके कई मरे हुए साथियों में से फेड की गुप्त क्षमताओं और गुणों का मुकाबला करने वाले बहुत कम ही थे, और ये तब साबित हो गया जब चौथे रैंक के एक पूर्व खिलाड़ी को भी उसे नोटिस करने में इतना समय लग गया। माइकल को ये कैसे पता चला कि दूसरा पक्ष रैंक 4 का है? ये काफी सरल था। बिना कोशिश किए ही आपको परेशान करने वाले, धमकाने वालों के प्रकार को पहचानना आसान था। माइकल की एकमात्र गलतफहमी ये थी कि वेरियन ही वह रैंक 4 महाशक्ति थी जिसने कभी इस क्षेत्र पर शासन किया था। इससे यह विचार उत्पन्न हुआ कि जो कुछ हो रहा था वह शायद सैकड़ों साल पहले पुनर्जन्म लेने और एक नया जीवन शुरू करने के लिए रची गई एक गुप्त चाल थी। यह अलौकिक दुनिया थी, यहाँ कुछ भी संभव था। माइकल ने अपनी कल्पना को पूरी तरह से उड़ान भरने दी। वेरियन द्वारा प्रदर्शित कौशल, जैसे कि हमलों को विफल करना और कई तत्वों का उपयोग करना, उन लोगों के लिए आश्चर्यजनक नहीं था जो नियमों का उपयोग कर सकते थे। जब कोई व्यक्ति विधि साधना के मार्ग पर कदम रखता है तो उस पर पहले की सीमाएं लागू नहीं रहती। जहां तक हमलों को खारिज करने की बात है, माइकल को ऐसा लग रहा था कि इसका संबंध पूर्व रैंक 4 महाशक्ति की समझ से था। अब वह शायद इतना कमजोर हो गया है कि रेन भी उसे नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन उसकी समझदारी ऐसी चीज नहीं है जिसे छीना जा सके। हालांकि माइकल ने इसी कमजोरी के कारण वहां रुकने का साहस किया। अगर यह पूरी ताकत से भरा कोई भयंकर दुश्मन होता तो वह ज्ञान की शक्ति का इस्तेमाल करके इस दायरे से बाहर टेलीपोर्ट होने का जोखिम उठाता। इन खंडहरों में उसकी जान किसी भी चीज से ज्यादा मायने रखती थी। माइकल कई दर्जन मीटर दूर खड़ा था। उसका शरीर अभी भी आधा फेड के नियम में समाहित था। उसकी उपस्थिति इतनी क्षीण हो गई थी कि प्रकाश भी उसके पास से फिसलता हुआ प्रतीत हो रहा था। लेकिन वेरियन ने उसे देख लिया था। इससे माइकल को जो कुछ जानने की जरूरत थी वह सब कुछ स्पष्ट हो गया। ये चीज खंडहर में मौजूद बाकी सभी चीजों से कहीं बढ़कर थी। फिर भी माइकल पीछे नहीं हटा। उसकी हरी आंखें 10वें राजकुमार और रेन के तैरते हुए शरीरों पर टिकी रहीं, जो उस पीली आकृति के बगल में असहाय रूप से लटके हुए थे। कुछ क्षणों के लिए दोनों में से कोई नहीं बोला। हवा एकदम शांत थी। जमीन के नीचे क्रिस्टल की नसें हल्की हल्की स्पंदित हो रही थी। उनकी मनचमक वेरियन की पारदर्शी त्वचा पर प्रतिबिंबित हो रही थी। माइकल ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। क्या इन सब के लिए आप ही जिम्मेदार हैं? उसने शांत भाव से पूछा। उनकी आवाज में न तो डर था और न ही शत्रुता, केवल निश्चितता। वेरियन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी काली आंखें उस पर टिकी हुई थीं, बिना हिले डुले। हालांकि माइकल ने इसे तुरंत नोटिस कर लिया। संकोच, ये सूक्ष्म था, प्राणी के शांत बाहरी रूप के नीचे छिपा हुआ था, लेकिन यह मौजूद था। वेरियन उसे उसी तरह देख रहा था जैसे उसने पहले राजकुमार और रेन को देखा था। माइकल इसे महसूस कर सकता था। एक हल्का सा स्पर्श उसके शरीर को छू गया, मानो ठंडी हवा उसकी त्वचा पर फिसल रही हो। यह शारीरिक स्पर्श नहीं था। वेरियन की पुतलियों में कोई बदलाव नहीं आया, उसके चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ हलचल हुई। जागृति के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि वह देख नहीं पा रहा था। ये राजकुमार को स्पष्ट रूप से देख सकता था। उसका वंश मशाल की तरह चमक रहा था। ये रेन को और भी स्पष्ट रूप से देख सकता था। उसकी तलवार की जड़ एक तेज धार की तरह थी जो वास्तविकता को ही चीर रही थी। लेकिन यह वाला हरी आंखों वाला ये युवक गलत था। इसकी अनुभूति बिना किसी प्रतिरोध के उसके भीतर समा गई, फिर भी कुछ भी प्रकट नहीं हुआ। यह मानो धुंध को पकड़ने की कोशिश करने जैसा था, या फिर किसी ऐसी चीज को घूरना जो मौजूद भी थी और नहीं भी। इससे वह डर गया, प्रत्यक्ष या बाहरी रूप से नहीं, बल्कि गहराई से। अज्ञात चार खतरनाक थे, विशेषकर इसकी वर्तमान कमजोर स्थिति में। उद्धरण चिन्ह ... जिम्मेदार, वेरियन ने धीरे से दोहराया, मानो वह इस शब्द का स्वाद चख रही हो। माइकल हिला तक नहीं। तुमने ही वो गोले बनाए थे, है ना? माइकल ने कहा। तुमने ही उन्हें संक्रमित किया था। उसकी निगाहें क्षण भर के लिए बेहोश राजकुमार और रेन की ओर गईं। आप क्या कर रहे हैं? उनके बीच सन्नाटा छा गया। वेरियन की आंखें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। उद्धरण चिन्ह ... तुम कौन हो? वेरियन ने धीमी आवाज में पूछा।
माइकल ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। यही मेरा सवाल था। पहली बार वेरियन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी बाहों के बीच एक हल्की सी झुर्री बन गई जो लगभग अदृश्य थी। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। दोनों में से कोई नहीं हिला। जमीन के नीचे क्रिस्टल की नसें धीरे धीरे स्पंदित हो रही थी। उनकी मनचमक वेरियन के बगल में तैरते हुए बेहोश शरीरों से परावर्तित हो रही थी। माइकल की निगाहें स्थिर रहीं। वेरियन की निगाहें उसी पर टिकी रहीं। तब जमीन फट गई। क्रिस्टलीय शिराओं वाला पत्थर बाहर की ओर बिखर गया क्योंकि सतह के नीचे से कोई विशालकाय वस्तु जबरदस्ती ऊपर की ओर निकली। कठोर खनिज के टुकड़े चारों दिशाओं में उड़ गए। कुछ टुकड़े आसपास की जमीन में गहरी दरारें पैदा करते हुए धंस गए। सबसे पहले एक विशालकाय भुजा निकली। मोटा, काला पड़ गया। इसकी त्वचा के नीचे क्रिस्टल की नसें पिघले हुए कांच की तरह धड़क रही थीं। फिर बाकी लोगों ने भी उनका अनुसरण किया। एक विशालकाय प्राणी ने जबरदस्त बल से खुद को जमीन से मुक्त कर लिया। उसका विशाल शरीर माइकल और वेरियन दोनों से कहीं अधिक बड़ा था। ये बंदर जैसा दिखता था, लेकिन विकृत रूप में। इसके अनुपात बिगड़े हुए थे। इसके अंग बहुत लंबे थे। इसके कंधे बहुत चौड़े थे। इसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, केवल चिकनी त्वचा थी जो आंखों और मुंह की जगह कसकर खिंची हुई थी। क्रिस्टल जैसी नसें इसके पूरे शरीर पर रेंग रही थीं और तेजी से धड़क रही थीं। माइकल की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। तीसरे स्थान पर उपस्थिति। वह इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। हालांकि अपनी सत्य दृष्टि से माइकल ये बता सकता था कि यह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह गहन ज्ञान नहीं था जो कानूनों को समझता हो। बस कच्ची, अदम्य शारीरिक शक्ति। उसकी मांसपेशियां तन गईं और केवल दबाव के कारण ही उसके पैरों के नीचे की जमीन फट गई। उसने अपना बिना चेहरे वाला सिर माइकल की ओर घुमाया। फिर वह हिलने लगा। उसका विशाल पैर नीचे की ओर जोर से लगा, जिससे उसका शरीर विस्फोटक बल के साथ आगे की ओर उछल गया। जैसे ही वह तेजी से आगे बढ़ा, उसके पीछे की जमीन धंस गई। उसकी मुट्ठी पीछे की ओर खींची और फिर इतनी जोर से आगे बढ़ी कि हवा चीर गई। वह मुक्का माइकल के सिर की ओर नीचे आया। उस अत्यधिक बल के कारण हवा संकुचित होकर एक दृश्यमान शॉकवेव में परिवर्तित हो गई। अगर यह गिर गया तो यह एक साधारण रैंक 2 के शरीर को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। माइकल पीछे नहीं हटा। वह झुक गया, बस थोड़ा सा। मुट्ठी उसके सिर के बगल से 1 इंच से भी कम दूरी से गुजरी। तेज हवा ने ही उसके लिबादे को किनारों से फाड़ दिया, जिससे काले टुकड़े हवा में बिखर गए। माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे वह चोला काफी पसंद आया था। वह प्राणी धीमा नहीं हुआ। उसकी दूसरी भुजा तुरंत आगे आए और बेरहमी से क्षैतिज दिशा में घूमने लगी। माइकल का शरीर फिर से हिल गया। कंधों को बस थोड़ा सा घुमाना। हाथ उसे बिल्कुल भी नहीं लगा और उसके पीछे जमीन पर जा गिरा। इस टक्कर से क्रिस्टलीय शिराओं वाला पत्थर कांच की तरह चकनाचूर हो गया। एक पल में ही एक गड्ढा बन गया और उसके टुकड़े घातक वेग से बाहर की ओर उड़ने लगे। फिर भी माइकल उसके केंद्र में खड़ा रहा। अछूता, उस प्राणी का विशाल हाथ एक बार फिर नीचे आया। उंगलियां चौड़ी फैली हुई थीं, मानो उसे पूरी तरह कुचल देना चाहता हो। इस बार माइकल आगे बढ़ा। वह उसकी पहुंच के भीतर आ गया। उसकी मुट्ठी कस गई। अत्यधिक हलचल न करें, कोई नाटकीय तैयारी नहीं, बस एक ही सटीक शॉट। उसका हाथ हिला। वह मुक्का सीधे उस प्राणी के धड़ पर लगा। एक पल के अंश के लिए कुछ नहीं हुआ, फिर वह बल विस्फोट हो गया। संपर्क बिंदु से एक तीव्र तरंग बाहर की ओर फैली, जिससे हवा संकुचित होकर एक दृश्यमान वलय में तब्दील हो गई। प्राणी का क्रिस्टलीय शिराओं वाला शरीर असामान्य रूप से अंदर की ओर मुड़ गया। उसका विशाल ढांचा जमीन से ऊपर उठ गया, मानो गुरुत्वाकर्षण ही समाप्त हो गया हो। उसके धड़ का पिछला हिस्सा फटकर बाहर की ओर फैल गया। वह प्राणी एक प्रक्षेपास्त्र की तरह पीछे की ओर उछला, जमीन को चीरता हुआ आगे बढ़ा और दूर स्थित क्रिस्टल रिज से टकराने से पहले एक गहरी खाई बना दी। पर्वतमाला ढह गई। पत्थर चूर चूर हो गए और धूल हवा में फैल गई। फिर सन्नाटा छा गया। इसे कोई विशेष गुण तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब भी माइकल को पता होता था कि उसके मारे जाने की संभावना बहुत कम है, तो वह अपने सतर्क स्वभाव की तुलना में कहीं अधिक साहसी हो जाता था। जिस क्षण माइकल ने देखा कि यह कथित तौर पर रैंक 4 का पुनर्जन्म केवल एक बेहद कमजोर संस्करण था, उसे आत्मविश्वास आ गया। उसने लगातार इसी तरह के दमित रैंक 4 प्राणियों को ही मारा था। दुर्भाग्यवश वेरियन के लिए उस इतिहास के बारे में जानने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि माइकल के भयावह अतीत को समझे बिना भी यह इतना आत्मजागरूक था कि एक विचित्र व्यक्ति को देखते ही पहचान सके। माइकल ने मुड़कर देखा। उसे उम्मीद थी कि वेरियन उसी जगह खड़ा होगा जहां वह पहले खड़ा था, लेकिन इसके बजाय उसने उस पीली आकृति को तेज गति से दूर जाते हुए देखा। वेरियन इतनी तेज गति से दौड़ रहा था कि वह अंतहीन गोधूली बेला में पारदर्शी प्रकाश की एक लकीर जैसा दिखने लगा। माइकल ने पलकें झपकाईं। एक पल के लिए तो उसे सचमुच लगा कि उसने इसे देखने में गलती कर दी है। फिर उसके होंठ फड़कने लगे। भाग रहे हो? वह स्तब्ध होकर बुदबुदाया। चौथे रैंक के अधिकारी की गरिमा कहाँ चली गई? हाँ, अब ये कमजोर हो गया था, लेकिन फिर भी कमाल था। ये सामरिक पीछे हटना भी नहीं था। ज्ञान की अवस्था में प्रवेश करते ही माइकल की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी आभा पल भर में बदल गई और तीव्र हो गई। एक ही सांस में उसने दूरी कम कर दी। वह वेरियन के बगल में ऐसे प्रकट हुआ मानो वह हमेशा से वहीं रहा हो। तो तुम कहाँ भाग रहे हो? माइकल ने हल्के, लगभग मजाकिया अंदाज में पूछा। वेरियन का सिर अचानक उसकी ओर घूम गया। पहली बार शांत मुखौटे उतर गया। उसकी काली आंखें इतनी चौड़ी हो गईं कि माइकल को झटका लगा। वेरियन को यह गति समझ में नहीं आई। हालांकि यह माइकल के आर पार नहीं देख सकता था, फिर भी इसकी बोध क्षमता उसके भीतर की युवा ऊर्जा को महसूस करने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रतिबंध सहित कि केवल 30 वर्ष से कम आयु के लोग ही इस स्थान में प्रवेश कर सकते हैं, वेरियन जानता था कि माइकल युवा था। क्या आजकल के युवा इतने डरावने होते हैं? वेरियन के चेहरे पर तनाव के भाव उभर आए। उसका शरीर हिलने लगा और वह और दूर जाने की कोशिश करने लगा। माइकल ने इसे कोई जगह नहीं दी। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी पसलियों की ओर एक मुक्का मारा। उसका इरादा भागने से रोकना स्पष्ट था। मुक्का इतनी तेजी से चला कि हवा में चीर पड़ गई। वेरियन की आंखें तेज हो गईं। फिर वह गायब हो गया। एक पल पहले वह माइकल के बगल में था, अगले ही पल वह वहां से गायब हो गया। अपने पीछे एक धुंधली सी विकृति छोड़ गया जो गर्मी की तरह हवा में फैल गई। स्थानिक यात्रा। माइकल की मुट्ठी ने खाली जगह को चीर दिया। उसने अंधाधुंध पीछा नहीं किया। नरक में अंतरिक्ष यात्रा के अपने आकस्मिक उपयोग के बाद से वह इस बारे में सतर्क हो गया था। लेकिन सावधानी का मतलब डर नहीं था।
खासकर तब नहीं जब उसने अभी अभी किसी को इसका साफ सुथरे तरीके से इस्तेमाल करते हुए देखा हो। इससे ही उसे पता चल गया कि यहाँ का वातावरण स्थिर है, या कम से कम इतना स्थिर तो हो। वेरियन के लिए दुर्भाग्य की बात यह थी कि माइकल को पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि ऐसा होगा। वेरियन को भागते हुए देखते ही माइकल ने यह तय कर लिया था कि अगर वेरियन उसे हरा नहीं सका तो वह भागने की कोशिश करेगा। अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खरीदें, अली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खरीदें, अली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खरीदें और देखें। अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खरीदें और देखें। और अगर इसने भागने की कोशिश की तो यह अंतरिक्ष का इस्तेमाल करेगा। आखिरकार इस स्तर पर मौजूद जीवों की यही तो स्पष्ट विशेषता थी। माइकल की आभा एक बार फिर तीव्र हो गई। जैसे जैसे उसकी इंद्रियां विस्तृत होती गईं, ज्ञान की अवस्था उसके चारों ओर दूसरी त्वचा की तरह कसती चली गई। वेरियन उससे कुछ दूरी पर फिर से प्रकट हुआ और ऐसा लग रहा था कि वह फिर से गायब होने की तैयारी कर रहा है। लेकिन जैसे ही वह फिर से प्रकट हुआ, माइकल पहले से ही वहां मौजूद था। वेरियन के संभलने से पहले ही एक धुंधली सी आकृति सामने आ गई। वेरियन जम गया। उसकी पुतलियां मौजूद नहीं थीं, लेकिन उसकी निगाहों की गहराई बदलती रही। अविश्वास, कैसे? उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि इतनी कम उम्र का कोई व्यक्ति अंतरिक्ष के रहस्यों को इतनी जल्दी कैसे समझ सकता है। माइकल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना हाथ उठाया और हथेली खोलकर आगे बढ़ाया, इस बार प्रहार करने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए। वेरियन झटके से पीछे की ओर गिरा और एक बार फिर गायब हो गया। अंतरिक्ष एक मुंह की तरह बंद हो गया। माइकल का हाथ किसी चीज पर नहीं पहुंचा। उसने धीरे से अपनी जीभ चटकाए। वेरियन काफी आगे फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाता, माइकल तुरंत उसके बगल में प्रकट हो गया। वेरियन अकड़ गया। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप उठा। पहली बार उसकी सांस लेने का तरीका बदल गया। एक उथली, तीव्र और अनिश्चित सांस। माइकल की मुट्ठी पहले से ही हिल रही थी। वेरियन के पेट के किनारे पर सीधा प्रहार। मुक्का लगा। वेरियन का शरीर अंदर की ओर मुड़ गया। एक गहरा आघात उसके पूरे शरीर में फैल गया और उसकी त्वचा के नीचे मौजूद क्रिस्टलीय नसों में लहरें सी दौड़ गईं। फिर वह प्राणी आक्रामक ढंग से नीचे उतरा। वेरियन जमीन पर गिर पड़ा। इस टक्कर से क्रिस्टलीय शिराओं वाले पत्थर में दरार पड़ गई, जिससे एक तीव्र तरंग बाहर की ओर फैल गई। तुरंत ही एक गड्ढा बन गया और मकड़ी के जाले की तरह टेढ़ी मेढ़ी दरारें पूरे इलाके में फैल गईं। पत्थर के टुकड़े उठे और एक पल के लिए हवा में मंडराते रहे, फिर तेज बारिश की तरह नीचे गिर गए। इसी बीच माइकल की ऊर्जा हवा में लटके हुए दोनों शरीरों की ओर तेजी से बढ़ने लगी। 10वां राजकुमार और रेन अदृश्य डोरियों पर बंधी कठपुतलियों की तरह लटके हुए थे। उनके अंग ढीले थे, उनके चेहरे बेहोशी से मुरझाए हुए थे। माइकल भी उनके साथ नीचे की ओर बढ़ गया। वह सहजता से नीचे उतरा। उसके जूते धीरे धीरे नीचे आते गए और जमीन से बस एक सांस की दूरी पर टिक गए। राजकुमार और रेन उसके साथ ही रहे, उसके नियंत्रण में ऊपर उठे हुए थे। आखिरकार इससे इसे शांत किया जा सकेगा, है ना? लेकिन अगर यह शांत हो भी जाए तो मुझे अपनी आत्मा को ठीक करने के लिए जो चाहिए वह कैसे मिलेगा? माइकल दुविधा में था। निश्चित रूप से उसे किसी अन्य जीवित प्राणी को खाने के लिए लिली के नियम का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली थी। अकादमी की लाइब्रेरी में पढ़े गए रिकॉर्ड से माइकल को पता था कि शिशु अलौकिक शक्तियों ने सत्ता के लिए इससे भी कहीं बुरे काम किए थे। यहाँ तक कि तथाकथित अच्छे अलौकिक शक्तियों वाले भी खुद को राक्षसी अलौकिक शक्तियों से अलग मानते थे, लेकिन माइकल को नहीं लगता था कि वह अभी उस स्तर पर पहुंचा है। लेकिन फिर भी, भले ही वेरियन संक्रमण का मुख्य स्रोत था और माइकल इसे अपनी वर्तमान स्थिति में निगलने के लिए अनिच्छुक था, फिर भी वह अपने उपयोग के लिए इस क्षेत्र के सभी बेचैरे राक्षसों को संघनित करने में सक्षम होना चाहिए। माइकल की वेरियन को आज़ाद छोड़ने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन उसे लगा कि उसकी आत्मा को शांति देने का ये दूसरा तरीका फिलहाल स्वीकार्य है। हालांकि माइकल के हिलने डुलने से पहले ही उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। पहले तो वह असमंजस में पड़ गया, फिर उसे समझ में आया कि क्या हो रहा है। माइकल का दिमाग सुन्न पड़ गया। आत्मा का अंतर्भेदन। एक दबाव उसके शरीर में बिना उसकी त्वचा को छुए ही समा गया, ठंडा और घुसपैठिया, मानो कोई बर्फीली सुई उसकी चेतना की दरारों को भेद रही हो। ये सूक्ष्म था, लगभग मौन, लेकिन जैसे ही यह उसके मूल को छुआ, माइकल के भीतर सब कुछ चीख उठा। उसकी सहज प्रवृत्ति बेकाबू हो गई। निकल जाओ, माइकल दहाड़ा। उसकी आवाज में आक्रोश साफ झलक रहा था। जैसे ही उसकी आभा भड़की, उसके आसपास की हवा कांप उठी। उसकी माना शक्ति उमड़ पड़ी, लेकिन आक्रमणकारी शक्ति पहले से ही उसके भीतर प्रवेश कर चुकी थी। वह धुंध की तरह फैलती हुई, बाधाओं को भेदती हुई, खोजती हुई, छानबीन करती हुई, खुद को स्थापित करने के लिए एक जगह तलाश रही थी। माइकल को नहीं पता था कि वेरियन ने यह कैसे किया था। माइकल के दांत इतने जोर से भींचे हुए थे कि उनमें दर्द होने लगा। उसका दिमाग चकरा गया। उसकी दृष्टि के किनारे पर कुछ छवियां कौंध गईं। ये उसकी यादें नहीं थीं, बल्कि किसी अनजान चीज के टुकड़े थे जो उसकी इंद्रियों पर दबाव डाल रहे थे। वेरियन की इच्छा। माइकल को महसूस हुआ कि यह उसकी आत्मा के लिए जगह तलाश रहा है। माइकल का दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को होश में रखने की कोशिश की। उसने अपनी पूरी ताकत से पीछे धकेलने की कोशिश की, अपनी मानसिक शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित किया, मानो घुसपैठिए को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता हो। कुछ क्षणों के लिए ये काम कर गया। दबाव में झिझक हुई। माइकल को लगा कि यह थोड़ा पीछे हट गया है। फिर यह और भी अधिक तीव्र और तीक्ष्ण होकर उभरा। माइकल के घुटने लगभग लड़खड़ा गए। उसकी दृष्टि किनारों से धुंधली हो गई। क्रिस्टल जैसी नसों वाली दुनिया अंधेरे की सुरंग में विलीन हो गई और खंडहर की आवाज धीमी, मंद होती चली गई, मानो वह पानी में डूब रहा हो। 10वें राजकुमार और रेन के तैरते हुए शरीरों को अपनी शक्ति से सहारा देने के बावजूद उसका नियंत्रण डगमगा रहा था। दोनों बेहोश युवक हवा में हल्के से डगमगा रहे थे। माइकल की उंगलियां फड़कने लगीं। उसका जबड़ा इतना कस गया कि उसे दर्द होने लगा। नहीं, वह इसकी अनुमति नहीं दे सकता था, लेकिन सच्चाई बेहद कड़वी थी। कमजोर होने के बावजूद ये चीज कभी चौथे स्थान पर थी। उसकी समझ, उसकी इच्छा शक्ति और उसकी आत्मिक शक्ति ऐसी चीजें नहीं थी जिनका माइकल आसानी से विरोध कर सके। माइकल उस एक युद्ध क्षेत्र में नुकसान में था जो सबसे ज्यादा मायने रखता था। उसकी दृष्टि और भी धुंधली हो गई। अंधेरा लहर की तरह धीरे धीरे छा गया। जैसे जैसे घुसपैठ करने वाली शक्ति और गहरी होती गई, माइकल की सांस अटक गई।
और खंडहर में प्रवेश करने के बाद पहली बार माइकल ने अपने आत्मविश्वास को सचमुच भयभीत होते हुए महसूस किया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे सिर्फ एक लड़ाई ही नहीं बल्कि बहुत कुछ खोना पड़ेगा। वह खुद को खो देगा। वेरियन की चेतना प्रतिरोध की अंतिम परत को ऐसे भेद गई जैसे कोई सुई त्वचा को भेदती है। क्रिस्टल की नसों से सजी वह खंडहर वस्तु लुप्त हो गई। उसकी जगह एक अजीब अंधेरा सा सन्नाटा छा गया, जहां आवाज गूंजती नहीं थी और दूरी का कोई महत्व नहीं था। न आकाश था न जमीन, बस एक घुटन भरा खालीपन था जो प्रकाश को निगल जाता था। वेरियन तुरंत समझ गया कि यह क्या है। आत्मा का क्षेत्र, युवक की आत्मा। इसमें नाजुकता की उम्मीद थी। यहाँ तक कि प्रतिभाशाली व्यक्तियों के भीतर भी ऐसे आंतरिक स्थान होते थे जो अधूरे, अपरिष्कृत या अस्थिर होते थे। किसी व्यक्ति की शक्ति भले ही भयावह हो, लेकिन उसका आंतरिक जगत अक्सर सरल होता था। हालांकि वेरियन अपने सामने जो कुछ भी था उसे देखकर स्तब्ध रह गया। आगे अंधेरे में एक भव्य कड़ाही खड़ी थी। उसके बगल में एक भला खड़ा था, लंबा, सीधा और ठंडा। लेकिन कड़ाही अलग थी। जैसे ही वेरियन की निगाह उस पर पड़ी, उसके भीतर कुछ तीव्र हलचल हुई। एक दबी हुई सहज प्रवृत्ति, एक चेतावनी, और उस चेतावनी के भीतर एक ऐसी गहरी भूख जिसने लगभग उसकी इच्छा शक्ति को कांपने पर मजबूर कर दिया। खजाना, और यह कोई साधारण खजाना नहीं था। वेरियन की सांस अटक गई और फिर उसने उसे देख लिया। बहुत नीचे, अंधेरे में आधा डूबा हुआ, किसी अथाह स्मारक की तरह एक ताबूत पड़ा था। वह बहुत विशाल था। वह वहां एक सोए हुए जानवर की तरह पड़ा था, इतना भारी कि मानो आत्मा का स्थान ही उसके चारों ओर झुक रहा हो। यहाँ तक कि एक मंदबुद्धि व्यक्ति भी ये बता सकता था कि यह आत्मा का स्थान असामान्य था। वेरियन बिल्कुल भी नीरस नहीं था। वह सदियों से जीवित था और उसने बहुत सी चीजें देखी और अनुभव की थीं। फिर भी उनमें से कोई भी ऐसी नहीं थी। उसकी दृष्टि अंधकार में विस्तार में सावधानीपूर्वक फैलती गई, युवक की आत्मा के अदृश्य ढांचे को छूती हुई। वह संरचना नाजुक प्रतीत नहीं हुई, ये बहुत विशाल प्रतीत हुआ, शुद्ध, स्थिर। ऐसा लग रहा था मानो हम एक ही बिंदु पर संकुचित महासागर के अंदर खड़े हों, जहां पूर्ण शांति के नीचे अनंत गहराई छिपी हो। एक पल के लिए वेरियन हिलना डुलना भूल गया। फिर उसे एहसास हुआ और उसका हौसला पस्त हो गया। क्षमता, इस आत्मा में असाधारण क्षमता थी जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए संभव नहीं होनी चाहिए थी जिसने अभी तक अपने पिछले स्तर को प्राप्त नहीं किया था। इसके मूल को समझे बिना भी वेरियन इसमें निहित भयावह क्षमता को महसूस कर सकता था। उनके मन में विचार जागृत हुए। अगर वह इस शरीर पर कब्जा कर सके, अगर वह इस चेतना को मिटाकर नियंत्रण अपने हाथ में ले सके, वह न केवल जीवित रहेगा बल्कि पहले से कहीं अधिक तेजी से फिर से सफलता की सीढ़ियां चढ़ेगा। उनकी समझ और भी तीव्र हो गई और वे गहराई से छानबीन करने लगे। और फिर उसने इसे देखा, एक खामी। ये बहुत हल्का था, असीम पवित्रता के नीचे लगभग अदृश्य। नींव में गहराई से दबी एक सूक्ष्म अस्थिरता, जैसे पॉलिश किए हुए पत्थर के नीचे छिपी दरार। चोट, क्या इस लड़के को आत्मा का आघात लगा है? वेरियन शांत हो गया। यह उन बिखरी हुई आत्माओं से बिल्कुल अलग था जो उसने पहले देखी थी। न तो कोई पतन था और न ही शून्य में तैरते हुए टुकड़े। इसके विपरीत, क्षति पहले ही स्थिर हो चुकी थी और उसमें सुधार हो रहा था। अगर किसी को ये पता न होता कि क्या देखना है, तो उन्हें कभी यह एहसास ही नहीं होता कि माइकल की आत्मा में कुछ गड़बड़ है। उसकी आत्मा इतनी सफाई से बंद हो गई थी कि वेरियन के सदियों के अनुभव से भी इसका पता लगाना मुश्किल था। हालांकि उसे अब भी कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी, लेकिन इससे माइकल के आत्मसम्मान को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। बाकी सब कुछ उसके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था। उसकी निगाहें फिर से कड़ाही पर टिक गईं। जैसे ही उसने इस पर ध्यान केंद्रित किया, उसकी इच्छाशक्ति फिर से काम उठी। उसे पता नहीं था कि यह क्या है, उसे इसका कार्य समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी हर अंतरात्मा यही कह रही थी कि यह उसकी समझ से परे है। कुछ ऐसा जो किसी नश्वर आत्मा के भीतर नहीं होना चाहिए। फिर भला था, और उन दोनों के नीचे ताबूत खामोशी से पड़ा हुआ था। वेरियन की सांसें अनियमित हो गईं। जिन दो प्रतिभाशाली युवकों का उसने अपहरण किया था, उनमें से एक था अपने प्रखर वंश वाला राजकुमार और दूसरा था लोहे की तरह तेज आत्मा वाला तलवारबाज। इन दोनों की तुलना में ये युवक अतुलनीय था। वे दोनों ही बहुमूल्य पात्र थे। यह एकदम सही था, एक परिपूर्ण आत्मा, एक आदर्श पात्र, एक परिपूर्ण भविष्य। उसके भीतर लालच उमड़ पड़ा। उसकी इच्छाशक्ति व्यापक हो गई। अब वह सतर्क नहीं रही, अब वह खोजबीन भी नहीं करती थी। वह आगे बढ़ा, उसकी चेतना आत्मा के भीतरी भाग से होते हुए युवक के मूल की ओर विस्तारित हुई। लेकिन जैसे ही उसकी इच्छाशक्ति हिली, अंधेरा छट गया और एक आवाज गूंज उठी। ये तो नया है, इसलिए मुझे अभी तक सिस्टम नोटिफिकेशन नहीं मिला। आवाज हर तरफ से आ रही थी। फिर माइकल प्रकट हुआ। वह अंधेरे में ऐसे खड़ा था मानो वह हमेशा से वहीं रहा हो। उसका शरीर शांत, सीधा और उसके पीछे रखे कड़ाहे की हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। उसकी हरी आंखों में न तो घबराहट थी और न ही उलझन, बस शांत जिज्ञासा थी। वह मुस्कुरा रहा था। वेरियन उस समय जम गया जब उसे एहसास हुआ कि वह हिल नहीं सकता। कुछ क्षण पहले तक जो आत्मा शरीर पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से फैला हुआ था, अब भारी महसूस हो रहा था, बंधा हुआ, दबा हुआ। उसके चारों ओर अंधेरा घना होता जा रहा था, किसी समृद्ध और घुटन भरी चीज से भरा हुआ। घोर अंधकार, एक घना भारी अंधकार में तत्व हर दिशा में व्याप्त था, जो उसकी इच्छा के विरुद्ध इस प्रकार दबाव डाल रहा था जैसे कोई महासागर डूबते हुए व्यक्ति के चारों ओर सिकुड़ रहा हो। युवक की आत्मा में प्रवेश करने के बाद पहली बार भय प्रकट हुआ। तुमने मेरे साथ क्या किया? वेरियन ने गुस्से से भरी आवाज में पूछा। उसकी आवाज अब शांत नहीं थी। माइकल ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, मानो वह स्वयं प्रश्न पर विचार कर रहा हो। सच कहूं तो मुझे अभी अभी पता चला है कि मैं ये कर सकता हूं, माइकल ने जवाब दिया। उसका लहजा सहज था, लगभग मजा किया। उसने अपना हाथ थोड़ा सा ऊपर उठाया और अंधेरे में हलचल देखी। और मैं ऐसा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कर सकता हूं जिसकी आत्मा में तुम्हारे जैसी खूबी हो। वेरियन की इच्छाशक्ति कांप उठी। असंभव, वह एक समय महान हस्ती थे। कमजोर होने के बावजूद सदियों के अनुभव से उनकी आत्मा और भी परिष्कृत हो गई थी। उन्हें यहाँ की प्रमुख शक्ति होना चाहिए था, लेकिन यहाँ उसे दबा दिया गया। माइकल की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई। अंदर से उसके विचार उतने शांत नहीं थे जितना वह दिखा रहा था। जब ये घुसपैठ शुरू हुई तो एक पल के लिए उनकी चेतना लुप्त हो गई थी। एक सेकंड से भी कम समय के लिए वे बेहोश हो गए थे। और उसी क्षण कुछ सक्रिय हो गया था।
उनकी प्रतिभा, उसके पीछे रखा हुआ कड़ाहा हल्की हल्की धड़कने लगा। यह उनकी आत्मा की मूल क्षमता का प्रतीक था, अनंत विकास का वह स्रोत जिसने उन्हें लगभग किसी भी चीज को विकसित करने की शक्ति दी। लेकिन इसके लिए हमेशा एक शर्त आवश्यक थी, स्वामित्व या अपनेपन से जुड़ा एक आत्मिक संबंध। माइकल की निगाहें एक बार फिर वेरियन पर टिक गईं। जब वेरियन ने इस क्षेत्र में जबरदस्ती प्रवेश किया तो उसने उस सीमा को पार कर लिया था। वह माइकल की आत्मा में प्रवेश कर चुका था और कड़ाहे ने उसे अपने क्षेत्र के भीतर मौजूद किसी चीज के रूप में पहचान लिया था, कोई ऐसी चीज जो वहां की हकदार हो। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि माइकल का वेरियन के साथ जो संबंध था वह उसके मरे हुए साथियों के साथ साझा किए गए संबंध से अलग था। अब जाकर माइकल को यह एहसास हुआ कि वह कड़ाही उसकी आत्मा में प्रवेश करने वाली किसी भी चीज पर निशान लगा सकती है, उसे आत्मा से बंधे होने जैसी स्थिति में डाल सकती है। ये कैसे संभव हुआ, इस बारे में माइकल को कोई संदेह नहीं था। इसका पूरा श्रेय उनकी प्रतिभा को जाता है। जागृति प्राप्त करने वालों में प्रतिभाएं दुर्लभ थीं, यहाँ तक कि सबसे सामान्य प्रतिभाओं को भी कीमती माना जाता था और कई लोगों में एक शारीरिक या आध्यात्मिक अभिव्यक्ति होती थी जो उनके स्वभाव का प्रतिनिधित्व करती थी। जेड बोन्स इसका एक उदाहरण था। यह आम प्रतिभाओं में शुमार था, फिर भी शक्तिशाली बना रहा। इसका प्रकटीकरण भौतिक था क्योंकि यह सीधे शरीर से जुड़ा हुआ था। अपने मेजबान को शक्ति प्रदान करने के अलावा इसकी एक प्रमुख विशेषता पूर्ण पवित्रता थी। जेड बोन्स से युक्त शरीर में कोई अशुद्धि नहीं रह सकती थी। शायद अनंत विकास ने भी इसी तरह से कार्य किया होगा, लेकिन इसका कार्यक्षेत्र शरीर नहीं था, यह आत्मा थी। तीसरे स्थान पर पहुंचने पर आत्मा का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। यहीं पर नियमों को समझा जाता था, यहीं पर सार का परिष्करण होता था और यहीं से वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत होती थी। अनंत विकास जैसी प्रतिभा के लिए जो अस्तित्व के सार को बदल सकती है और यहाँ तक कि प्राणियों को जबरदस्ती तीसरे दर्जे तक पहुंचा सकती है, यह स्वाभाविक ही था कि इसकी अभिव्यक्ति आत्मा के भीतर ही निहित हो। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह नया कार्य विचित्र नहीं था। माइकल को इससे पहले कभी इसके बारे में पता ही नहीं चला था। सामान्य परिस्थितियों में उसकी आत्मा के भीतर किसी भी चीज को लाना लगभग असंभव था। ये पहली बार था जब कोई ऐसी चीज जो पहले से उससे बंधी नहीं थी जबरदस्ती उसके भीतर प्रवेश कर गई थी, और कड़ाही ने उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया दी। वेरियन को अदृश्य बंधन से जूझते देख माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। अंधकार का तत्व और कसता चला गया, मानो कोई हाथ वेरियन की इच्छाशक्ति का गला जकड़ रहा हो। सिस्टम नोटिफिकेशन की वजह से, माइकल ने लगभग खुद से कहा, तो इसीलिए ये दिखाई नहीं दिया। ये पहली बार नहीं था जब किसी चीज ने जबरदस्ती उसके अंदर प्रवेश करने की कोशिश की थी। जेस्ट ने ये काम सबसे पहले किया था। आज भी जेस्ट के उसके अश्रु स्वरूप में बंधे होने के बावजूद माइकल को वह क्षण इतनी स्पष्टता से याद था कि उसका सीना थरथरा गया। जेस्ट ने उसकी आत्मा पर सीधा हमला नहीं किया था, उसने उसके दिमाग पर वार किया था। उसने उसकी चेतना को मिटाने की कोशिश की थी, उसे पूरी तरह से नष्ट करके उसके सिर में एक परजीवी की तरह बैठ जाने की कोशिश की थी। उस प्रयास ने सिस्टम को, या यूं कहें कि ओरिजिन विल को सक्रिय कर दिया था। माइकल अभी भी इस बात को लेकर असमंजस में था कि वास्तव में उन प्रतिक्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है, लेकिन इसने एक चेतावनी जारी कर दी थी, एक निर्मम स्पष्ट सूचना जिसमें उसे आत्महत्या करने या ओरिजिन में वास्तविक मृत्यु का सामना करने की सलाह दी गई थी। यह घटना इतनी भयावह थी कि माइकल इसे कभी नहीं भूल पाया। अब वेरियन ने भी उस पर आक्रमण कर दिया था, फिर भी सिस्टम चुप रहा। कोई चेतावनी नहीं, कोई जबरदस्ती का संकेत नहीं, उसे खुद को खत्म करने के लिए कहने वाली कोई कठोर चेतावनी नहीं। पहले तो माइकल को लगा कि शायद उसे सूचना नहीं मिली, लेकिन यहाँ खड़े होकर अपनी आत्मा के दायरे में अपने पीछे धधकते हुए बर्तन को देखते हुए माइकल को आखिरकार समझ आ गया। जेस्ट ने उसके दिमाग को निशाना बनाया था, जिसे अभी भी माइकल ही माना जा रहा था। सिस्टम ने इस खतरे को होस्ट को मिटाने की कोशिश कर रही एक बाहरी शक्ति के रूप में पहचाना और जवाब दिया। वेरियन ने आत्मा को निशाना बनाया था, लेकिन जैसे ही वेरियन ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया, नियम बदल गए। क्योंकि जैसे ही वेरियन ने प्रवेश किया, कड़ाही ने उसे बाहर से आक्रमण करने वाले दुश्मन के रूप में नहीं माना। उसने उसे माइकल के क्षेत्र के भीतर मौजूद पदार्थ के रूप में माना, और उस वर्गीकरण के कारण सिस्टम ने कोई चेतावनी जारी नहीं की। इसने इसे माइकल की आत्मा द्वारा उस चीज को संभालने के रूप में नहीं देखा जो उसमें प्रवेश कर चुकी थी। माइकल के चेहरे पर मुस्कान लौट आए, लेकिन उसमें कोई गर्माहट नहीं थी। अब बात सिर्फ एक सवाल पर आकर टिक गई थी, उसे इस आत्मा का क्या करना चाहिए। उनके बीच संबंध पहले से ही स्थापित था। उस संबंध के कारण माइकल जानता था कि उसके पास विकल्प मौजूद हैं। वह इसे विकसित कर सकता था, वह इसे किसी और चीज के साथ मिला सकता था, या फिर वह इसे अपने साथ मिलाने का प्रयास भी कर सकता है। माइकल ने पहले विकल्प पर गंभीरता से विचार भी नहीं किया। उसने ये जानने की जहमत ही नहीं उठाई कि इसके लिए कितने इवोल्यूशन पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। रैंक 4 की आत्मा पर अंधाधुंध प्रयोग करना उचित नहीं था। विकास ने उसके मूल स्वरूप को बदल दिया। अगर उसने कोई गलती की तो उसका दुष्परिणाम उसे अंदर से नष्ट कर सकता था। इससे भी बुरा यह हो सकता था कि यह वेरियन को और भी खतरनाक बना दे। दूसरा विकल्प तो और भी ज्यादा बेतुका था। क्या वह इसे अपने साथ मिला लेगा? माइकल के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन मन ही मन उसने उस विचार को तुरंत खारिज कर दिया। चौथे दर्जे का प्राणी आखिर चौथे दर्जे का ही प्राणी होता है। उससे सीधे जुड़ने की कोशिश करना मानो अपनी नसों में जहर घोलने और अच्छे की उम्मीद करने जैसा होगा। लेकिन एक और विकल्प भी था। माइकल की आंखों में थोड़ी उदासी छा गई। पहले जब वेरियन के पास शरीर था, माइकल हिचकिचाया था। किसी जीवित प्राणी को निगलना एक ऐसी सीमा थी जिसका सामना करने के लिए वह तैयार नहीं था। किसी जीवित, सचेत और प्रतिरोध करने वाली चीज को खाने का विचार उसे जितना वह स्वीकार करना चाहता था उससे कहीं अधिक विचलित कर रहा था। लेकिन यह अलग था। यह मात्र एक आत्मा थी। हाँ, उसमें चेतना तो थी और वह विरोध कर सकता था, लेकिन शरीर नहीं था। सांस लेने वाला शरीर नहीं था, दिल की धड़कन नहीं थी, केवल सार तत्व। माइकल अब इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। इसकी सघनता और वेरियन की आत्मा में समाहित इसकी असीम गुणवत्ता। कमजोर होने के बावजूद यह एक ऐसी गहराई बिखेर रही थी जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। उनके शांत चेहरे के पीछे जिज्ञासा की एक झलक दिखाई दी। अगर उसने इसे खा लिया तो उसकी आत्मा को कितना सुकून मिलेगा, वह पदोन्नति के कितने करीब पहुंच जाएगा।
वेरियन ने इसे महसूस किया, खतरे का एक हल्का सा आभास। उसकी इच्छाशक्ति उसे जकड़ने वाले अदृश्य बंधनों के विरुद्ध जबरदस्त संघर्ष कर रही थी। उस पर दबाव डालने वाला अंधकार में तत्व और भी गाढ़ा, भारी और घना होता जा रहा था, मानो तारकोल हर खाली जगह को भर रहा हो। तुम क्या कर रहे हो? वेरियन ने गुस्से से पूछा। उसकी आवाज पहली बार बेकाबू हो गई थी। माइकल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसके पीछे कड़ाही धड़क रही थी। एक बार, दो बार, प्रत्येक स्पंदन ने आत्मा के क्षेत्र में एक लहर पैदा की और इसके साथ ही दबाव भी उत्पन्न हुआ। माइकल ने धीरे से अपना हाथ उठाया। कोई नाटकीय हावभाव नहीं था, कोई मंत्रोच्चार नहीं था, कोई जाप नहीं हुआ, केवल इरादा। अंधकार की गहराई में किसी और चीज ने प्रतिक्रिया दी। माइकल की छाती के पास एक धुंधली, ठंडी, हल्की रोशनी उभरी जो सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट थी। यह न तो जल रही थी, न ही इससे गर्मी निकल रही थी। इसके बजाय इसमें एक शांत गहरी खामोशी समाई हुई थी। लिली, ये गुण पारदर्शी सार से बनी परतदार पंखुड़ियों की तरह प्रकट हुआ, जो उसकी आत्मा के शून्य में चुपचाप खुलती गईं। जैसे ही वह प्रकट हुआ, वेरियन की पूरी आत्मा कांप उठी। वह तुरंत समझ गया, अवशोषण नहीं, वेरियन ने तीखे स्वर में कहा। उसकी इच्छाशक्ति घबराहट से उमड़ रही थी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। माइकल ने जरा भी संकोच नहीं किया। लिली को निगलने की प्रवृत्ति पूरी तरह से सक्रिय हो गई। सार का पहला धागा वेरियन की आत्मा से अलग हो गया। ये सूक्ष्म था, मुश्किल से दिखाई दे रहा था। शुद्ध आध्यात्मिक पदार्थ का एक अकेला धागा धुंध की तरह धीरे धीरे अलग हो रहा था। लेकिन प्रतिक्रिया तत्काल हुई। वेरियन चीख उठा। यह कोई भौतिक ध्वनि नहीं थी, यह एक कंपन थी जो आत्मा के क्षेत्र में ही फैल गई, कच्ची और विकृत, क्योंकि उस छोटे से टुकड़े में भी सदियों का भार समाहित था। जैसे ही वह टुकड़ा माइकल की ओर बढ़ने लगा, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। जैसे ही यह उसकी आत्मा को छुआ, यह विलीन हो गया। गर्मी बाहर की ओर फैल गई। उसकी आत्मा की नींव में गहराई तक दबी दरार हल्की सी कांप उठी। वह अस्थिर किनारा जो इतने लंबे समय से हठपूर्वक अधूरा पड़ा था, थोड़ा सा खिसक गया और धीरे धीरे जुड़ गया। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। यहाँ तक कि यह छोटी सी, ये बहुत ज्यादा था। इससे पहले उसने जितना कुछ भी ग्रहण किया था, उससे कहीं अधिक। गुणवत्ता अलग थी, अधिक सघन। वेरियन को भी ऐसा ही महसूस हुआ। उसे स्वयं में कमी महसूस होने लगी। अरे मूर्ख, वेरियन दहाड़ा, तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या छू रहे हो? माइकल ने शांत भाव से उसकी निगाहों का सामना किया। मैं काफी हद तक समझ गया हूँ, उसने धीमी आवाज में जवाब दिया। उसके पीछे लिली का फूल और अधिक खिल गया। दूसरा टुकड़ा टूटकर अलग हो गया। इस बार माइकल को यह बात और भी स्पष्ट रूप से महसूस हुई। जैसे ही उसने इसे आत्मसात किया, उसकी पूरी आत्मा कांप उठी। इस अनुभूति को गलत समझना असंभव था। ये दरार उसकी आत्मा की नींव में गहराई तक मौजूद थी, स्थिरता की परतों के नीचे छिपी हुई थी। इसने उसे अपन तो नहीं बनाया था, लेकिन उसकी क्षमताओं को सीमित जरूर कर दिया था। अब ये फिर से स्थानांतरित हो गया। गर्मी धीमी लहरों की तरह बाहर की ओर फैल गई। माइकल ने सहज रूप से सांस ली। उनकी क्षमता बढ़ गई थी। उन्हें ये तो नहीं पता था कि कितनी बड़ी थी, लेकिन यह निश्चित रूप से कुछ हफ्तों की प्राकृतिक रिकवरी से कहीं अधिक थी। वेरियन को इस नुकसान का तुरंत एहसास हुआ। उसका रूप झिलमिला उठा। उसकी आत्मा के धुंधले अंश मंद धाराओं में विलीन हो गए जो माइकल की ओर बहते चले गए। नहीं, रुको, वेरियन चिल्लाया। उनकी आवाज में अब वह दबदबा नहीं रहा। वह फट गई। तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। वह सार ही मेरा मूल स्वरूप है। यदि तुम बहुत अधिक आत्मसात करोगे तो वह तुम्हें भीतर से नष्ट कर देगा। माइकल ने कोई जवाब नहीं दिया। एक और धागा अलग हो गया। ये पहले दोनों धागों के संयुक्त आकार से भी बड़ा था। इसके बाद गर्माहट की एक और लहर आई। उनकी नींव में अस्थिरता के अंतिम निशान और भी मजबूत हो गए। वेरियन की घबराहट और भी गहरी हो गई। मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, उसने अचानक कहा। अब शब्द तेजी से निकलने लगे। मेरे पास सदियों का ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे मुक्त करो और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें किसी भी जीवित प्रतिभा से भी तेज गति से उत्थान कराऊंगा। माइकल के चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। एक और टुकड़ा गायब हो गया। वेरियन का रूप थोड़ा धुंधला हो गया। अपने प्रस्ताव को नजरअंदाज होते देख उसकी आवाज में आक्रोश आ गया। अहंकारी बच्चे, वह गुर्राया, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे खा जाने से तुम ताकतवर बन जाओगे? तुम तो सिर्फ खुद को जहर दे रहे हो। मेरी इच्छा अटल रहेगी। मैं तुम्हें अंदर से भ्रष्ट कर दूंगा। मैं तुम्हारी आत्मा को तब तक मरोड़ूंगा जब तक तुम मौत की भीख न मांगने लगो। माइकल चुपचाप देखता रहा, अपने भीतर हो रहे बदलावों का अवलोकन करता रहा। जैसे जैसे उनकी जागरूकता बढ़ती गई, उनकी समझ भी तेज होती गई। यहाँ तक कि उसकी आत्मा और कानूनों के बीच का संबंध भी स्पष्ट हो गया, मानो कोई ऐसा कोहरा जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था छट रहा हो। उसने अब तक इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया था। दूसरी ओर वेरियन को केवल अपने आप में कमी महसूस हो रही थी। हताशा चरम पर पहुंच गई। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, वह चीखा। तेरी आत्मा चकनाचूर हो जाएगी, तेरा मार्ग ध्वस्त हो जाएगा, तू कभी परलोक तक नहीं पहुंच पाएगा, कभी नहीं। एक और टुकड़ा गायब हो गया। उनकी आवाज कमजोर पड़ गई। अंततः माइकल बोला, आप बहुत ज्यादा बातें करते हो। माइकल ने अपनी निगलने की गति और बढ़ा दी और वेरियन की चीख अंतहीन अंधेरे में गूंज उठी। एक और टुकड़ा टूटकर अलग हो गया, फिर एक और एक और। जब भी माइकल वेरियन के सार का एक अंश ग्रहण करता था तो उसे तुरंत बदलाव महसूस होता था। उसकी आत्मा में मौजूद दरार आखिरकार टूट गई। फ्रैक्चर पूरी तरह से भर गया। छिपी हुई कमजोरी की तरह मंडरा रही अस्थिरता दूर हो गई थी। उसकी जगह सहज अटूट स्थिरता ने ले ली थी। उसकी आत्मा अब किसी पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया से नहीं गुजर रही थी, वह पूर्ण महसूस कर रही थी। ये चोट लगने से पहले जैसा महसूस हो रहा था वैसा ही लग रहा था। नहीं, और भी बेहतर। माइकल ने गहरी सांस ली। उसकी चेतना हर दिशा में फैल गई। उसकी आत्मा का अंधकार और भी गहरा और अधिक स्पष्ट हो गया। उनकी क्षमता में फिर से वृद्धि हुई और फिर उसके भीतर विलीन होने वाला प्रत्येक अंश उसे केवल भरता ही नहीं था, बल्कि उसे विस्तारित करता था। उसकी आत्मा का दायरा सूक्ष्म रूप से बाहर की ओर फैलता गया। अदृश्य सीमाएं अनंत शून्य में और दूर तक फैलती गईं। दूसरी ओर वेरियन में बढ़ता हुआ आतंक व्याप्त था। उनकी फॉर्म अब स्थिर नहीं रही। उसके कुछ हिस्से अब लगातार भूलते जा रहे थे, असहाय रूप से माइकल की ओर खींचे चले जा रहे थे। रुको, वह दहाड़ा। उसकी आवाज ने अंधेरे को झकझोर दिया।
उसकी आत्मा का एक और हिस्सा गायब हो गया। उसकी चीख फूट पड़ी, तुम कीड़े! वह चीखा, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं किसी बच्चे के हाथों खाया जाने से इनकार करता हूँ। उसकी इच्छा शक्ति उग्र रूप से उमड़ पड़ी, मानो वह खुद को मुक्त करने की कोशिश कर रही हो। एक पल के लिए अंधेरा कांप उठा, लेकिन कड़ाही में कंपन होने लगा और प्रतिरोध तुरंत ध्वस्त हो गया। माइकल ने अब उस शक्ति का प्रवाह अपने भीतर और अधिक तीव्र होते हुए महसूस किया। उसकी चेतना और भी तीव्र हो गई, उसकी अनुभूति उन सच्चाइयों के संपर्क में आने लगी जिन्हें उसने पहले कभी नहीं जिया था। ऐसा लगा मानो उसके ऊपर की छत फट गई हो और उससे भी अधिक ऊंचाई प्रकट हो गई हो। उन्हें लगा कि कानून के बारे में उनकी बची खुची समझ और गहरी होती जा रही है। वेरियन का आकार तेजी से सिकुड़ने लगा, एक विशाल व्यक्तित्व से किसी छोटी चीज में धुंधला, अस्थिर। उनकी आवाज कर्कश हो गई, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। माइकल नहीं रुका, अंतिम बड़ा हिस्सा भी टूटकर अलग हो गया। वेरियन का रूप हिंसक रूप से झिलमिला उठा, उसकी रूपरेखा हवा में राख की तरह बिखर गई। उसके शेष बचे इरादे में घृणा भरी हुई थी, उनकी उपस्थिति और भी अधिक खंडित हो गई। मुझे आपसे नफरत है। एक और टुकड़ा गायब हो गया। मुझे आपसे नफरत है, उद्धरण चिन्ह। अब केवल धुंधली रूपरेखा ही बची थी, और अपनी आखिरी ताकत से वेरियन चीख उठा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, कमीने। फिर वह पूरी तरह गायब हो गया। फिर सन्नाटा छा गया। माइकल उस अंतहीन अंधेरे में अकेला खड़ा था। उनकी आत्मा का दायरा विशाल प्रतीत होता था, साबुत और पहले से कहीं अधिक बड़ा। माइकल ने सबसे पहले पराजित रैंक 4 महाशक्ति को निगलने के दौरान महसूस किए गए परिवर्तनों की जांच की। मैं जानता था, अपने पास मौजूद अनुबंधों की संख्या देखकर और अपनी आत्मा की शक्ति को सतही स्तर पर सीधे मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि को देखकर माइकल के भीतर उत्साह बढ़ गया। ये चौंका देने वाली संख्या में 1858 स्लॉट थे, चोट लगने से पहले की तुलना में कुछ सौ अधिक। उत्साह शांत होने के बाद माइकल को थोड़ी सी निराशा महसूस होने लगी। उसने जो सार तत्व ग्रहण किया था उसका एक बड़ा हिस्सा उसकी आत्मा के उपचार में खर्च हो गया था। अगर उसे कभी चोट न लगी होती तो अब तक उसके अनुबंधों की संख्या 2000 से भी अधिक हो सकती थी। यह एक भयावह विचार था। यदि वे सभी भर दिए गए तो शायद भूले हुए लोगों का क्षतिग्रस्त ताबूत भी उन्हें ले जाने में संघर्ष करेगा, जब तक कि वह खजाने को और अधिक विकसित न कर ले या अपने सभी मरे हुओं को मानव रूप में परिवर्तित न कर दे। इसके बाद माइकल ने अपना ध्यान अपने अगले लाभ की ओर मोड़ा, जिसकी उसने पूरी तरह से उम्मीद नहीं की थी। मेरी पिछली सोच गलत थी, उसने धीमी आवाज में कहा। भले ही मैं अपनी घायल आत्मा के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच जाता, फिर भी वह पूर्ण ही होता। मैं खुद को दूसरों के मानकों से आंक रहा था, लेकिन मुझे खुद अपने मानक तय करने चाहिए। इस एहसास का कारण स्पष्ट था। अब जबकि उसकी आत्मा फिर से पूर्ण हो गई थी, कानून के प्रति उसकी समझ 89% तक पूर्ण हो गई थी। केवल 11% ही बचे रहे। उसके और तीसरे स्थान के बीच का अंतर अब दूर नहीं रह गया था। यह अपरिहार्य था। इस जगह से जाने के बाद मैं अपने दूसरे शरीर को साधना बंद करवा दूंगा। हम दोनों मिलकर शव इकट्ठा करेंगे, माइकल ने शांत भाव से कहा। सभी अनुबंधों को पूरा करने के बाद ही मैं साधना जारी रखूंगा, अन्यथा मैं अनजाने में ही आध्यात्मिक उन्नति कर सकता हूँ। उसकी आंखों में थोड़ी सी उदासी छा गई। ये तो फिजूल खर्ची होगी। जैसे जैसे माइकल की चेतना अंधेरे से बाहर निकलती गई, वैसे वैसे उसकी जागरूकता सतह की ओर बढ़ती गई। उसकी आंखें खुल गईं। क्रिस्टलीय नसों से युक्त खंडहर ठीक उसी रूप में उसके चारों ओर फिर से प्रकट हो गया जैसा उसने उसे छोड़ा था। और फिर उसके सामने एक शव गिर पड़ा। माइकल तुरंत हरकत में आया। उसने आगे बढ़कर उसे गिरने से पहले ही पकड़ लिया और अपना हाथ उसके कंधे पर कसकर पकड़ लिया। ये वेरियन का शव था, ठंडा लेकिन मरा नहीं है। माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। छाती अभी भी हल्की हल्की ऊपर नीचे हो रही थी। सांस तो चल रही थी, लेकिन कुछ कमी सी महसूस हो रही थी। माइकल ने अपनी चेतना को और गहरा किया, अपनी इंद्रियों को आंतरिक भाग से स्पर्श करने दिया। कुछ सेकंड बाद वह पीछे हट गया। यह एक खोखला ढांचा है। जिस आत्मा ने कभी इसे जीवंत किया था वह पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। केवल मांस ही बचा था जो एक ऐसी मशीन की तरह अपने स्वचालित कार्यों को जारी रखता था जिसने अपना संचालक खो दिया हो। माइकल चुपचाप उसका अध्ययन करता रहा। शरीर किसी भी रूप में विशेष नहीं था जिससे वह सोचने लगा कि इसका क्या करे। तभी उसके मन में एक विचार आया। हालांकि अपनी योजना को अमल में लाने से पहले उसे खंडहरों से निकलना होगा। उसका भंडारण स्थान खुल गया और शरीर पल भर में गायब हो गया, बिना किसी प्रतिरोध के आयामी शून्य में समा गया। इसके बाद माइकल की निगाह 10वें राजकुमार और रेन पर पड़ी, जो अभी भी पास ही हवा में तैर रहे थे और उनकी शक्ति से बंधे हुए थे। उनके शरीर बेजान पड़े थे। माइकल ने उन्हें कुछ देर तक देखा, फिर उसके मन में एक हल्का सा, लगभग मनोरंजक विचार आया। चौथे दर्जे की महाशक्तियों को लोगों को बेहोश करने के बाद उनका अपहरण करना इतना पसंद क्यों था? उसने ऐसा पहले भी होते देखा था, या यूं कहें कि एक बार इसका अनुभव किया था। वे कभी भी तुरंत हत्या नहीं करते थे, वे हमेशा लेते थे। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। उसने उन्हें जगाया नहीं, इसके बजाय उसने अपना सिर उठाया और बाहर की ओर उस क्षेत्र को देखा। अब जाकर उसे इस बात का एहसास हुआ, जमीन से होकर गुजरने वाली क्रिस्टलीय नसें कमजोर रूप से झिलमिला रही थीं। माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। किसी राज्य का क्या होता है, उसने धीमी आवाज में कहा, जब उसका स्वामी मर जाता है। कुछ क्षण पहले खंडहर के केंद्र से काफी दूर एरियन घुटनों के बल गिर पड़ी। अचानक हुई इस घटना से उसकी सांसें थम गईं। एक पल पहले उसके सीने के भीतर एक जानी पहचानी खिंचाव की अनुभूति हुई थी, फिर वह गायब हो गई पूरी तरह से। एरियन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपनी छाती को पकड़ लिया। उसकी उंगलियां अपनी वर्दी के कपड़े पर और कस गईं। उनकी अनुपस्थिति अवास्तविक सी लग रही थी। इसी दौरान एक और सनसनीखेज घटना घटी। कमजोरी। उसकी ऊर्जा भीतर की ओर सिमटने लगी। उधार ली गई शक्ति सूर्य की रोशनी में धुंध की तरह उससे चितरने लगी। उसके शरीर में समाहित साधना पिंडों ने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया। उनका प्रभाव तेजी से कम हो गया और वह अपनी स्वाभाविक अवस्था में लौट आए। उसकी सांसें अनियमित हो गईं, लेकिन वह घबराई नहीं, क्योंकि पहले के विपरीत ये कमजोरी सही लग रही थी। यह उसका था। उसके कंधे कांप उठे। राहत की लहर उसके अंदर दौड़ गई। एरियन ने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसके सुनहरे बाल आगे की ओर लटक गए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, वह इसे महसूस कर सकती थी।
उसकी जो भी समस्या थी वह अब दूर हो चुकी थी। जैसे ही उसके विचार सहज रूप से एक व्यक्ति की ओर मुड़े, उसकी छाती कस गई। सर माइक, उसकी उंगलियां क्रिस्टल जैसी नसों वाली जमीन पर मुड़ गईं और उसके आंसू तेजी से गिरने लगे। ये वही रहा होगा, वहां और कोई नहीं था। एरियन के होंठ हल्के से कांप रहे थे। उसे नहीं पता था कि उसने ये कैसे किया या क्या किया, लेकिन उसने ये किया था। उसने उसे एक बार फिर बचा लिया था। उसी समय उसे गहरे दुख और पछतावे की भावना ने घेर लिया। खंडहर के केंद्र में वापस आकर माइकल चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि उसके पैरों के नीचे क्रिस्टल की नसें कमजोर रूप से झिलमिला रही थी, उनकी चमक अस्थिर थी। उसकी निगाहें एक बार फिर उसके बगल में लटके हुए दो बेहोश शरीरों पर टिक गईं। रेन और 10वां राजकुमार दोनों गतिहीन अवस्था में तैर रहे थे। माइकल द्वारा अचेतन रूप से बनाए रखी गई मन की पतली धाराओं द्वारा सीधे खड़े थे, जबकि उसकी चेतना उसकी आत्मा के गहरे क्षेत्र में थी। माइकल ने कुछ सेकंड तक चुपचाप उनका अध्ययन किया। वह उन्हें ऐसे ही छोड़ सकता था? यह क्षेत्र पहले से ही अस्थिर हो रहा था। अंततः इस क्षेत्र पर शासन करने वाली शेष शक्तियां उन्हें बाहर निकाल लेंगी। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद माइकल ने धीरे से आह भरी। वह आगे बढ़ा। उसकी शक्ति में परिवर्तन हुआ, जिससे रेन धीरे धीरे नीचे उतरा और उसके जूते क्रिस्टलीय शिराओं वाली जमीन को छू गए। तलवारबाज का शरीर थोड़ा लड़खड़ाया। लंबे समय तक बेहोशी के कारण वह शिथिल पड़ गया था। माइकल ने अपना हाथ उठाया और रेन के माथे पर 2 उंगलियां हल्के से रखीं। एक छोटी नियंत्रित ऊर्जा तरंग उत्तेजना के रूप में प्रवेश कर गई। यह उसकी चेतना को सतह की ओर वापस लाने के लिए पर्याप्त थी। प्रतिक्रिया तत्काल हुई। रेन की भौहें हल्की सी फड़क उठीं। उसकी सांसें अटक गईं। फिर अचानक उसकी आंखें खुल गईं। एक पल के लिए उनकी निगाहें अनफोकस हो गईं। उनकी नजरें टूटी फूटी जमीन, धुंधली होती नसों और ऊपर फैले अंतहीन गोधुली आकाश पर भटक गईं। भ्रम, भटकाव। फिर उनके विद्यार्थियों ने ध्यान केंद्रित किया। उद्धरण चिन्ह ... सर माइक, रेन की आवाज कर्कश निकली। माइकल ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और एक बार सिर हिलाया। तुम जाग गए हो। रेन ने कई बार पलकें झपकाईं और खुद को सीधा खड़ा किया। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। वेरियन ने उसके साथ जो भी किया था उससे वह कमजोर हो गया था, लेकिन उसकी सहज प्रवृत्ति तेज बनी रही। उसकी आंखें तेजी से चारों ओर घूमने लगीं। फिर उसने उस आकृति की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया जो कभी खंडहर पर हावी थी। अत्यधिक दबाव खत्म हो गया था। उद्धरण चिन्ह ... ये कहाँ है? रेन ने धीमी आवाज में पूछा। माइकल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने 10वें राजकुमार की ओर एक संक्षिप्त नजर डाली, जो अभी भी कुछ मीटर दूर बेहोश पड़ा हुआ था। माइकल ने जानबूझकर केवल रेन को जगाने का विकल्प चुना था। रेन उसका दोस्त था, जिस पर उसे भरोसा था। दूसरी ओर राजकुमार, माइकल का चेहरा शांत बना रहा। वह उसे नापसंद नहीं करता था, लेकिन वह अपनी शक्ति का प्रयोग उससे अनावश्यक रूप से करना नहीं चाहता था। इसलिए उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। रेन ने उसकी निगाहों का पीछा किया और राजकुमार को भी देखा। उद्धरण चिन्ह ... वह जीवित है, रेन ने कहा। हाँ। रेन ने धीरे से सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर राहत के भाव झलक रहे थे। फिर उसका ध्यान माइकल पर लौट आया। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उद्धरण चिन्ह ... तुमने कुछ किया है, रेन ने कहा। यह कोई सवाल नहीं है, एक बयान। माइकल ने उसकी निगाहों में देखा। एक पल के लिए दोनों में से कोई नहीं बोला। फिर माइकल ने उसकी ओर से आगे बढ़कर उस क्षेत्र के टिमटिमाते क्षितिज की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह ... ये खत्म हो गया है, उन्होंने सीधे साधे शब्दों में कहा। रेन ने एक और पल के लिए उसे घूर कर देखा। फिर उसने सिर हिलाया। उन्होंने आगे कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि माइकल ने जो कुछ भी किया था वह इसे महसूस कर सकता था। वह क्षेत्र अब पहले जैसा नहीं रहा था।